पहला सवाल कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। टोटल 30 क्वेश्चंस हैं अभी हमारे पास, ठीक है। टोटल 30 सवाल हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद कोई टॉपिक वगैरह होगा या फिर आपके डाउट्स वगैरह होंगे, उससे हम लोग डिस्कस कर लेंगे। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक विकर्णतः संबंधित युग्म है, यानी कि डायगोनली रिलेटेड पेयर है। देखिए कई बार ना आपसे पूछ देता है कि इसमें से कौन सा डायगोनली रिलेटेड है, यानी कि पीरियोडिक टेबल में ना जैसे कौन सा ऐसे डायगोनल के फॉर्म में कौन सा मिलता है ना, इस तरह से जो डायगोनल रिलेटेड होते हैं उससे आपसे सवाल पूछ देता। तो यहां पर पूछ रहा है कौन सा डायगोनली रिलेटेड पेयर है। सोडियम, मैग्नीशियम, बोरॉन, सिलिकॉन, हाइड्रोजन, बेरिलियम या फिर पोटेशियम, कैल्शियम, बताइए। बताओ। तो यहां पर याद रखिएगा जो आपका ये जो बोरोन और सिलिकॉन है ना, बोरोन और सिलिकॉन ये दोनों क्या है, ये आपके डायगोनल रिलेटेड पेयर हैं। और बोरोन की बात करें तो बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 5, है ना। और सिलिकॉन जो होता है इसका कितना होता है, 14। बोरोन के बारे में याद रखिएगा, इसके रॉड्स का प्रयोग, इसी बोरोन की छड़ों का प्रयोग कहां पर होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर में। किसके रूप में होता है, कंट्रोल रॉड्स के रूप में होता है ना। और सिलिकॉन का यूज कहां पर होता है, याद रखिएगा सेमी कंडक्टर्स, और इसके बाद यानी अर्धचालकों में इसका यूज होता है। जो आपके इंटीग्रेटेड चिप्स होते हैं, मेमोरी कार्ड्स होते हैं, उसमें किसका, सिलिकॉन का यूज होता है। और आप लोग ये भी जानते हैं कि हमारे अर्थ क्रस्ट में ऑक्सीजन के बाद सबसे ज्यादा मात्रा में मिलने वाली धातु, मतलब मिलने वाला तत्व कौन सा है, वो है आपका सिलिकॉन, ठीक है। और यहीं से याद रखिएगा सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, भारत की सिलिकॉन घाटी किसे कहते हैं, बैंगलोर को। इसी तरह अगर आपसे पूछा जाए वर्ल्ड का सिलिकॉन वैली, यानी कि सिलिकॉन वैली ऑफ वर्ल्ड किसे कहते हैं, याद रखिएगा कैलिफोर्निया, है ना, उसे क्या कहते हैं, सिलिकॉन वैली ऑफ वर्ल्ड। अब देखिए यहां पर तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है। कह रहा है इफ द वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर एन एलिमेंट इज ns2 np5 दिस एलिमेंट विल बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ। कह रहा है अगर किसी का जो वैलेंस सेल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns2 np5 है तो यह एलिमेंट किस ग्रुप से बिलोंग करेगा। ध्यान से सवाल को पढ़िएगा, इसके बाद आप लोग इसका उत्तर देंगे। देखिए लास्ट जो वैलेंस सेल है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या, ns2 np5, यानी कि वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, देखो 2 और 5 कितना, 7, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है इसके पास, 7 है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 किसके पास होगा, जो हैलोजेंस होंगे, हैलोजेंस जो होते हैं, है ना। और हैलोजन में सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन है, फ्लोरीन है ना। सबसे ज्यादा क्रियाशील तत्व जो हैलोजन में वो कौन है, फ्लोरीन है। और जो आपके हैलोजेंस होते हैं ये किस फॉर्म में मिलते हैं, ये डायएटॉमिक फॉर्म में मिलते हैं, डायएटॉमिक फॉर्म में मिलते हैं, ठीक है। और हाइड्रोजन के बीच समानता इससे ही मिलती है, 17th ग्रुप के तत्वों से ही, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, हैलोजेंस। अल्कली मेटल्स किस में मिलते हैं, फर्स्ट ग्रुप में। और ये अल्कली मेटल्स जो होते हैं ये कैसे होते हैं, ये मोनो एटॉमिक होते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, है ना। ये सब क्या है, ये सभी मोनो एटॉमिक हैं, है ना। इसके बाद की बात करते हैं नोबल गैसेस, ये किससे, नोबल गैसेस इनर्ट मेटल्स तो है नहीं। नोबल गैसेस जो होते हैं ये किस में मिलते हैं, ये मिलते हैं आपके 18th ग्रुप में, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, है ना। और किसी भी ऑर्बिट में, किसी भी कक्ष में अगर आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज 2n²। और ये दिया किसने था, ये दिया था किसने, बोर ने। बोर और बरी ने मिलकर ये योजना दी थी कि कैसे हम इलेक्ट्रॉन को किसी ऑर्बिट में फिल करेंगे, ओके। इसके बाद चलते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स A, B, C, D and E with atomic number 3, 11, 15, 18 and 19 respectively belong to the same group। आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसे 5 तत्व है A, B, C, D, E जिसका एटॉमिक नंबर दिया है 3, 11, 15, 18 और 19, और आपसे पूछ रहा है इसमें से कौन सा सेम ग्रुप से बिलोंग करेगा, सेम ग्रुप से बिलोंग करेगा, आपसे ये पूछ रहा है, बताइए।
सवाल को ध्यान से पढ़िएगा, इस तरह के सवाल भी बनते हैं पेपर में आपके। अब देखिए यहां पर जो है आपका किसका, ये जो आपका जानते हैं 3 किसका है, लिथियम का है ना, 11 किसका है, सोडियम का है, फास्फोरस का क्या है, ये फास्फोरस का है, ये आपका आर्गन का है, और ये किसका, पोटेशियम का है। हर 8वां तत्व अपने 8वें तत्व से समान वो रखेगा, है ना, क्योंकि आप जानते हैं जो आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जो मूसले ने दिया था, उन्होंने तत्वों को उसके किस बढ़ते हुए एटॉमिक मतलब नंबर के आधार पर सजाया। तो यहां पर देखिए क्या है आपका, ये लिथियम, पोटेशियम और सोडियम, ये सभी क्या अल्कली मेटल्स हैं, यानी ग्रुप 1 के मेटल्स हैं, यानी कि ये सभी किससे बिलोंग करेंगे, ए, बी और ई किससे बिलोंग करेंगे, समूह 1 से बिलोंग करेंगे, समूह 1 से बिलोंग करेंगे। ठीक है, ये जो प्रैक्टिस बैच था ना विवेक जी, प्रैक्टिस बैच जो एलपी का था उसमें करवाए थे सारा, मतलब ऑलमोस्ट सारे पीवाईक्यूज करवा दिए गए थे उसमें, है ना। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्टिनाइड। एक्टिनाइड, एक्टिनाइड इसमें से कौन सा एक्टिनाइड है आपसे ये पूछ रहा है ना। पोलोनियम, प्रोमेंथियम, प्लूटोनियम, पैलेडियम, फटाफट बताइए क्या होगा इसका उत्तर। हाँ जी, चलिए देखते हैं। आपको पता है ना जो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड, लैंथेनाइड जो होता है हमें किस उसमें मिलता है, लैंथेनाइड ये मिलता है आपका 6th पीरियड में, और एक्टिनाइड जो मिलता है ये किस पीरियड में मिलता है, 7th पीरियड में। और ये लैंथेनाइड में टोटल कितने 14 एलिमेंट, एक्टिनाइड में भी टोटल कितने 14 एलिमेंट। और ये लैंथेनाइड एक्टिनाइड किस में मिलेगा, ये मिलेगा आपका एफ ब्लॉक में। एफ ब्लॉक के एलिमेंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इसी के तत्वों को हम लोग क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं ना जी, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। और ट्रांजिशन एलिमेंट किस ब्लॉक के तत्वों को बोलता है, डी ब्लॉक के एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट को क्या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोलते हैं, है ना। और आप जानते हैं एक्टिनाइड्स जो होता है वो कहां से कहां तक होता है, 90 से लेकर जो 103 के बीच में जो भी होता है, एक्टिनियम के बाद जो एलिमेंट होता है 90 से लेकर 103 के बीच में, यानी थोरियम से लेकर 103, ठीक है, यहां तक जो आपका ये क्या होता है 103 आई थिंक लॉरेंसियम है ना, यहां तक के जो एलिमेंट तो वो किसके अंदर आते हैं, वो आते हैं एक्टिनाइड के अंदर। तो यहां पर आप देखो ये पैलेडियम है, इसका एटॉमिक नंबर है 46, प्लूटोनियम है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 94। अब देखिए प्लूटोनियम इसके बीच में आ रहा है क्या, तो प्लूटोनियम हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। और प्लूटोनियम के बारे में याद रखिएगा, जो पोलोनियम है इसका कितना होता है, पोलोनियम का एटॉमिक नंबर 84। यहां पर देखिए ये जितने हैं ना, ये जैसे पोलोनियम है, प्लूटोनियम है, पैलेडियम है, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। कहेंगे सर कैसे, क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसके बारे में, तो पोलोनियम के बारे में याद रखिएगा, पूछता है कई बार कि किसने खोजा, मैडम क्यूरी ने इसको खोजा था, और मैडम क्यूरी थी कहां की, पोलैंड की, इसलिए इसे नाम दिया पोलोनियम। दूसरा याद रखिएगा पोलोनियम के बारे में, सबसे ज्यादा समस्थानिक, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ आइसोटोप किसके हैं, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ आइसोटोप किसके हैं, तो याद रखिएगा वो किसके हैं, वो है पोलोनियम का। कितना है सर इसके आइसोटोप की संख्या कितनी है, तो याद रखिएगा 27 आइसोटोप हैं इसके। इसके बाद की बात करते हैं सर प्लूटोनियम के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है, प्लूटोनियम के बारे में याद रखिएगा, ये सबसे, कभी भी अगर आपसे पूछा जाए सबसे जहरीला तत्व, सबसे पॉइजनस एलिमेंट कौन सा है, सबसे पॉइजनस एलिमेंट क्या है, तो याद रखिएगा प्लूटोनियम है। और प्लूटोनियम के बारे में याद रखिएगा इसका यूज कहां पर होता है, एटम बम के निर्माण में, एटम बम के निर्माण में किसका यूज होता है, प्लूटोनियम का। एटम बम किस सिद्धांत पर काम करता है, अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन, अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया के सिद्धांत पर काम करता है। एटम बम का आविष्कार किसने किया, ओपेनहाइमर ने किया। ठीक है, क्लियर है पॉइंट यहां तक। और सबसे पहला एटम बम कहां पर यूज किया गया था, 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा नामक जगह पर जापान में, जिसका नाम था लिटिल बॉय। और दूसरा जो एटम बम यूज किया गया था 9 अगस्त 1945 को कहां पर, जापान के नागासाकी नामक शहर पर, जिसका नाम क्या था, फैटमैन। ठीक है, यहां पर जब बात करते हैं अगला पैलेडियम, देखो पैलेडियम जो है
इसका यूज कहां पर होता है? जो आपका हाइड्रोजनेशन होता है ना, हाइड्रोजनेशन क्या होता है सर? हाइड्रोजनेशन सर क्या होता है? हाइड्रोजनेशन साहब याद रखिएगा, इसे कहते हैं हाइड्रोजनीकरण। यह होता है क्या? वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी के निर्माण की प्रक्रिया। वेजिटेबल ऑयल जो है ना, ठीक है, जो आपका क्या कहते हैं, वेजिटेबल ऑयल है, वेजिटेबल ऑयल से जब वेजिटेबल घी बनाते हैं तो क्या करते हैं, 120 डिग्री सेल्सियस पर उससे हाइड्रोजन गैस पास करते हैं, है ना। हाइड्रोजन गैस पास करते हैं तो याद रखिएगा वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वेजिटेबल घी या डालडा में कन्वर्ट हो जाता है। और याद रखिएगा जो आपका हाइड्रोजनेशन है यहां पर निकल और पैलेडियम, निकल और पैलेडियम इस दोनों का यूज किसके रूप में होता है? एज ए कैटलिस्ट होता है। एज ए कैटलिस्ट यानी कि एक किसकी तरह होता है? उत्प्रेरक के रूप में होता है। ठीक है, क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड टू ए वोल्ट मीटर बाय। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, मल्टीपल टाइम यहां से सवाल आपका बना है ना। ठीक है, यहां पर देखिए जब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले तो याद रखिए गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर का यूज क्या होता है? तो गैल्वेनोमीटर सबसे पहले आपसे पूछे कि किस सिद्धांत पर काम करता है, याद रखिएगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर काम करता है, यानी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर काम करता है। और विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने करी? कोई बता सकते हैं? पहला क्वेश्चन है आपसे, फिर मैं कभी न्यूमेरिकल भी कराऊंगा आपसे। पहला क्वेश्चन है कि किसने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की खोज करी। दूसरा, हु इज नोन एज फाउंडर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, फाउंडर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। देखिए अलग अलग तरह के सवाल पूछते हैं आपसे, कंफ्यूज नहीं होना है कहीं भी। और अगर आपसे पूछे किसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज करी, ये 3 सवाल है आपसे, तीनों के उत्तर क्या होंगे? अलग अलग होंगे। याद रखिएगा जब अगर आपसे पूछा जब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को किसने खोजा, तो ये याद रखिएगा एच.सी. ऑस्टेड। ये क्या कहता है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या कहता है? ये कहता है कि अगर कोई आपका वायर है, इससे जब आप क्या करोगे, इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे ना, कोई वायर है उससे जब आप इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो ये किसकी तरह काम करने लगता है? ये एक मैग्नेट की तरह काम करता है। ये किसकी तरह? ये अपने आसपास क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर देता है, यानी कि ये एक तरह किसकी तरह काम करने लगता है? एक मैग्नेट की तरह काम करता है। और ये कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर? वो डिपेंड करेगा उससे कितना करंट फ्लो हो रहा है उसके ऊपर। करंट का मात्रा जितना ज्यादा होगा उतना ही क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड यह जनरेट करेगा। यानी कि क्या ये एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरह भी काम कर सकता है? कर सकता है। लेकिन क्या ये परमानेंट मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा क्या? याद रखिएगा नहीं, ये परमानेंट मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करेगा, क्योंकि जैसे इलेक्ट्रिक करंट पास करना बंद, ये इसका चुंबकीय गुण भी क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये सब बातें करी किसने? एच.सी. ऑस्टेड ने। अगर आपसे पूछा जो हु इज फाउंडर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, विद्युत चुंबकत्व के पिता कौन है, इसके स्थापक कौन है, तो याद रखिएगा इनका नाम है एम्पियर। एम्पियर। और अगर आपसे पूछे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण को किसने खोजा, तो याद रखिएगा उनका नाम था माइकल फैराडे। माइकल फैराडे। ठीक है, ये सारे सवाल आपके यहां से बनते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, यहां पर आते हैं सवाल पर। क्या कह रहा है कि गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड टू अ वोल्ट मीटर, यानी गैल्वेनोमीटर क्या करता है? याद रखिएगा गैल्वेनोमीटर की जब बात करते हैं ना, ये बहुत कम अमाउंट का जो करंट होता है ना, वेरी लो अमाउंट ऑफ करंट, यानी कि अगर करंट आपका मिली एम्पियर में है, माइक्रो एम्पियर में है, तो कैसे मेजर करेंगे? उसे मेजर करेंगे बाय गैल्वेनोमीटर। जो गैल्वेनोमीटर होता है, याद रखिएगा, अगर गैल्वेनोमीटर को आपने किसमें कन्वर्ट करना है, इफ यू वांट टू कन्वर्ट इट इनटू ए वोल्ट मीटर, आपको क्या करना है? इसके साथ एक हाई रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ दीजिए। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये बन जाएगा वोल्ट मीटर। और वोल्ट मीटर से हम लोग क्या मेजर करते हैं? इससे मेजर करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर को। और एक आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है? एक आइडियल वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है दैट इज इंफिनिटी, अनंत होता है। इसी तरह अगर हम लोग बात करते हैं, एक आपका गैल्वेनोमीटर है,
इसको अगर आपको अमीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे आप, एक लो रेजिस्टेंस को किस में जोड़ देंगे, पैरेलल में जोड़ देंगे, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बन जाएगा अमीटर। और अमीटर से हम लोग क्या मेजर करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। और एक आइडियल अमीटर जो होता है उसका रेजिस्टेंस कितना होता है, 0 होता है। कभी भी अगर आपसे पूछा जाए अगर किसी सर्किट में आपको वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना है तो आप उसे किस में कनेक्ट करेंगे, वोल्टमीटर को, वोल्टमीटर को आप किस में कनेक्ट करेंगे, सीरीज में करेंगे या पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। तो याद रखिएगा जब भी आपको किसी सर्किट में वोल्टेज मेजर करना होता है तो आप क्या करते हो, वोल्टमीटर को पैरेलल में कनेक्ट करते हो, क्योंकि आप जानते हैं इन पैरेलल कॉम्बिनेशन वोल्टेज जो होता है आपका सेम होता है। और अगर आपसे पूछा जाए किसी सर्किट में अगर हमें इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करना है तो उस अमीटर को हम किसके साथ मतलब उसके साथ जोड़ेंगे, किस कॉम्बिनेशन में जोड़ेंगे, सीरीज में या पैरेलल में। याद रखिएगा अमीटर को हमेशा किसी सर्किट में करंट मेजर करने के लिए किस में जोड़ा जाता है, सीरीज में जोड़ा जाता है। बात समझ में आ गई। ये सारे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, सारे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं, हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, एडिंग हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज विद द गैल्वेनोमीटर। नेक्स्ट, द एंजाइम व्हिच टेक्स पार्ट इन चेंजिंग फाइब्रिनोजेन टू फाइब्रिन व्हेन ब्लड क्लॉट्स आर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अभी आएंगे लास्ट में ना, आपके डाउट्स लेंगे विकास, है ना, लास्ट में लेंगे डाउट्स आपके। क्या समझ में नहीं आया राजकुमार चंद्र जी, आपको बताइए क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है। देखिए ब्लड क्लॉटिंग एक्चुअली में कैसे होता है, ब्लड क्लॉटिंग का क्या प्रोसेस होता है आप समझो। हमारे शरीर में क्या है ना, लीवर है, लीवर में कई सारे प्रोटीन बनते हैं, प्रोथ्रोम्बिन होता है, फाइब्रिनोजेन होता है ना, इसके बाद हेपरिन होता है, हेपरिन जो कि एक एंटी क्लॉटिंग प्रोटीन है, एल्बुमिन है, ग्लोबुलिन है, कई सारे प्रोटीन का सिंथेसिस करता है लीवर। तो लीवर जो है ना, याद रखिएगा अगर आपसे पूछा जाए हमारे शरीर में प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स कौन सा है तो वो है लीवर यानी यकृत, क्योंकि वो कई तरह के प्रोटीन का निर्माण करेगा। लेकिन ये जो प्रोथ्रोम्बिन नामक प्रोटीन बनाता है ना लीवर, इसके लिए लीवर को कौन सा विटामिन चाहिए, विटामिन के। इसलिए कहते हैं कि हमें ब्लड क्लॉटिंग में किसकी आवश्यकता होती है, विटामिन के की। लेकिन ब्लड क्लॉटिंग में सिर्फ विटामिन के नहीं चाहिए, विटामिन के साथ कई सारी चीजें चाहिए। याद रखिएगा प्रोथ्रोम्बिन क्या करता है ना लीवर, याद रखिएगा। अब एक होता है प्लेटलेट्स, हमारे शरीर में हमारे ब्लड में क्या होता है, एक प्लेटलेट्स जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, बिंबाणु, जिसको हम लोग थ्रोम्बोप्लास्ट भी कहते हैं या मतलब थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। और याद रखिएगा ये जो प्रोथ्रोम्बिन है ना, इसको लीवर कन्वर्ट करता है किसमें, थ्रोम्बिन में। थ्रोम्बिन में किसके प्रेजेंस में करता है, तो याद रखिएगा ये करता है थ्रोम्बोप्लास्ट के प्रेजेंस में। और थ्रोम्बोप्लास्ट कैसे बनेगा, थ्रोम्बोप्लास्ट के उपस्थिति में ये काम करेगा, थ्रोम्बोप्लास्ट के प्रेजेंस में। और थ्रोम्बोप्लास्ट का निर्माण कैसे होता है, तो जब प्लेटलेट्स जो होता है ना हमारे ब्लड में, वो जब नष्ट होते हैं, वो जब डैमेज होते हैं, तब जाकर के क्या करता है, लीवर इस प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है। और इसके बाद याद रखिएगा एक ना हमारे शरीर में ही लीवर बनाता है एक प्रोटीन जिसे हम लोग बोलते हैं फाइब्रिनोजेन। अब लीवर क्या करेगा, इस फाइब्रिनोजेन को, ये जो थ्रोम्बिन बना है, इस थ्रोम्बिन और साथ ही साथ किसके प्रेजेंस में, कैल्शियम का आयन Ca++, इसके प्रेजेंस में क्या करता है, फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देता है। और जहां पर आपको चोट लगता है ना, यानी कि जहां पर आपको इंजरी हुआ है, उस इंजरी वाली जगह पर ये फाइब्रिन क्या करेगा, ये ऐसे ऐसे आपका जाली बना देगा, ये नेट बना देगा। अंदर से ब्लड आना चाहेगा लेकिन वो इस फाइब्रिन, ये जो फाइब्रिन का लेयर बन गया है ना, उसमें आकर के फंस जाएगा। यानी जो घाव होता है, घाव बंद होता है, देख तो एक लेयर बन जाता है, तो वो लेयर किसका होता है, इसी फाइब्रिन का होता है। आपने देखा ये जो फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में कन्वर्ट किया, किसके प्रेजेंस में किया लीवर ने, थ्रोम्बिन और किसके प्रेजेंस में, कैल्शियम आयन की उपस्थिति में। और आपसे सवाल देखिए क्या पूछ रहा है कि द एंजाइम व्हिच टेक्स पार्ट इन चेंजिंग फाइब्रिनोजेन टू फाइब्रिन व्हेन ब्लड क्लॉट्स, तो क्या हो जाएगा, थ्रोम्बिन हो जाएगा। सही उत्तर इसका ऑप्शन बी, थ्रोम्बिन। लेकिन साथ ही साथ देखिए आपका ब्लड क्लॉटिंग में कौन कौन हेल्प कर रहा है, कौन कौन प्रोटीन है, फाइब्रिनोजेन है, पूछ सकता है आपसे, फाइब्रिनोजेन, इसके बाद प्रोथ्रोम्बिन, कौन कौन ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प कर रहा है आप ये देखो। इसके बाद विटामिन के, इसके बाद आपका प्लेटलेट्स यानी थ्रोम्बोसाइट, और साथ ही साथ कौन, कैल्शियम के आयन,
ये सभी क्या करते हैं, हमारे ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। इन सभी का क्या है, ब्लड क्लॉटिंग में क्या होता है, योगदान होता है। लेकिन आप लोग ये बताओ, एंटी क्लॉटिंग प्रोटीन किसे कहा जाता है, थक्का विरोधी प्रोटीन किसे कहते हैं, थक्का विरोधी प्रोटीन किसे कहा जाता है, याद रखिएगा हेपारिन को। हेपारिन के प्रेजेंस की वजह से ही हमारे शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि घाव को ठीक करने में कौन सा विटामिन हेल्प करेगा, तो विटामिन सी। ठीक है, क्लियर। चलिए अब हम लोग बात करते हैं यहां पर जो और कुछ एंजाइम्स हैं, इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे माल्टेज, माल्टेज जो है ये क्या करता है, ये हमारे शरीर के अंदर माल्टोज होता है। माल्टोज क्या है, एक डायासैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। इस माल्टोज को तोड़ देता है किसमें, ग्लूकोज और ग्लूकोज में। क्योंकि ये जो माल्टोज है ना, इस ग्लूकोज और ग्लूकोज से मिलकर बनता है। दो ग्लूकोज का यूनिट मिलता है तो क्या बनता है आपका, माल्टोज। और माल्टोज किसमें मिलता है, चावल में। चावल का जो माड़ होता है ना, चावल से जो पानी निकलता है, उसमें माल्टोज मिलता है। और इस माल्टोज को पचाता है कौन, ये माल्टेज नामक एंजाइम। कहेगा सर ये माल्टेज नामक एंजाइम होता किधर है, ये याद रखिएगा होता है हमारे आंत्र रस में, इंटेस्टाइन जूस में पाया जाता है। इस इंटेस्टाइन जूस का निर्माण कहां पर होता है, इसका निर्माण होता है छोटी आंत में। छोटी आंत में एक हिस्सा होता है डुडेनम, और डुडेनम में ही कुछ ग्रंथियां पाई जाती है, जिसे बोलते हैं ब्रनर्स ग्रंथियां। अगर आपसे पूछे ब्रनर्स ग्रंथियां कहां पर पाई जाती है, तो वो मिलती है छोटी आंत के डुडेनम में। और छोटी आंत का जो डुडेनम है ना, वहीं पर ये इंटेस्टाइन जूस बनता है, उसी में मिलता है ये माल्टेज नामक एंजाइम। ये पैप्सिन क्या है, तो पैप्सिन आपका प्रोटीन को पचाता है। कहां पर मिलता है ये आपका मिलता है जठर रस में, गैस्ट्रिक जूस में। और ये गैस्ट्रिक जूस कहां से सीक्रेट होता है, हमारे अमाशय। अमाशय में कुछ जठर ग्रंथियां होती है, वहां से सीक्रेट होता है। अगला क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, इसके बाद आप लोग इसका उत्तर दीजिएगा। आज मैंने बायो के क्वेश्चंस ज्यादा रखे हैं, बायो के क्वेश्चंस मैंने मतलब ठीक ठाक रखे हैं आज, क्योंकि मैक्सिमम हम लोग ने अभी तक फिजिक्स और केमिस्ट्री के सवालों पर ज्यादा वो किया था। तो बायो का मैंने आज थोड़ा क्वेश्चन रखा है, उसका मतलब क्वांटिटी ज्यादा है। कह रहा है पीपल विथ एबी ब्लड ग्रुप। देखिए ब्लड ग्रुप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ब्लड ग्रुप, ब्लड, ये आपके टॉप एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल काफी बनता है। कह रहा है कि पीपल विथ एबी ब्लड ग्रुप आर यूनिवर्सल रेस्पेंट। रेड ब्लड सेल ऑफ ब्लड ग्रुप एबी हैज नो एंटीजन एंड सो agglutination does not occur with any other blood group. अब पूछ रहा है कौन सा इसमें क्या है, करेक्ट है कौन सा। बाइल जूस देखो बनता है अभिषेक कहां पर, लीवर में। जमा कहां पर होता है, गॉल ब्लैडर में, है ना। जो पित्त रस है बनता किधर है, यकृत में। जमा कहां पर होता है, पित्ताशय में। बाइल जूस से पूछा जाता है कई सवाल की, कौन सा ऐसा रस है जिसमें कोई एंजाइम नहीं है, पित्त रस है, कोई एंजाइम नहीं है पित्त रस में। कौन हमारे वसा का इमल्सिफिकेशन, वसा का पाइशीकरण करता है, पित्त रस करता है। कई बार पूछता है कौन सा ऐसा रस है जिसमें कोलेस्ट्रॉल मिलता है, तो पित्त रस में क्या मिलता है, कोलेस्ट्रॉल मिलता है। अब देखिए आप लोग ना ब्लड ग्रुप की जब बात करते हैं, एक टेबल में बना रहा हूं, ये टेबल याद रखेंगे, ब्लड ग्रुप का सवाल यूं चुटकी में सॉल्व, है ना। एक टेबल बना रहे हैं, इस टेबल को आप लोग देखिए, यह है ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप का कैसा भी सवाल पूछे तुरंत आप कर लेंगे। प्रतिजन, प्रतिरक्षी, ब्लड दे सकते हैं, और ब्लड ले सकते हैं। ये टेबल याद रखिएगा, कोई भी ब्लड ग्रुप का सवाल बने आपसे गलत नहीं होगा, ठीक है। यहां पर देखो ए ब्लड ग्रुप है, बी ब्लड ग्रुप है, ए बी है और ओ है। ए में देखो ब्लड ग्रुप का निर्धारण कैसे होता है। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कार्ल लैंडस्टीनर। उन्होंने डिफरेंट ब्लड के ऊपर रिसर्च किया और उन्होंने देखा अलग अलग ब्लड में ना एक विशेष तरह का एक पदार्थ मिलता है जिसे बोलते हैं एंटीजन। और ये एंटीजन कहां पर मिल रहा है, ये आरबीसी के सतह पर चिपका हुआ। अगर आपसे पूछा आरबीसी कहां, मतलब जो एंटीजन है कहां पर मिलता है, तो एंटीजन आरबीसी के सतह पर क्या होता है, चिपका रहता है, ठीक है। और याद रखिएगा इन्होंने कहा कि ये जो ए है ना, ए में जो एंटीजन मिला उसे नाम दिया एंटीजन ए। बी में जो एंटीजन मिला एंटीजन बी। ए बी में दोनों प्रकार के एंटीजन पाए गए, दोनों ए और बी दोनों मिले। ओ में कोई भी एंटीजन नहीं मिला, इसलिए इसे ओ या जीरो ब्लड ग्रुप।
एंटीबॉडी, जहां पर एंटीजन में ए मिला वहां पर एंटीबॉडी जो मिला उसको नाम दिया एंटी बी, इसे एंटीबॉडी ए। यहां पर कोई एंटीबॉडी नहीं और यहां पर दोनों एंटीबॉडी पाए गए। ठीक है, अब कौन किसको ब्लड दे सकता है? देखो ए वाला जहां जहां ए है ना उसको दे सकता है, ए वाला जहां जहां ए है उसको दे सकता है, यानी कि ए को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। बी वाला जहां जहां बी है उसको दे सकता है, बी को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। ए बी वाला जो है ना, याद रखिएगा जब देने की बात आएगी बहुत सेल्फिश है ये सिर्फ और सिर्फ किसको देगा? ओनली ए बी को। और ओ वाला जो है ये आपको पता है यूनिवर्सल डोनर है, लेकिन ओ में भी याद रखना सब यूनिवर्सल डोनर ना है। अब इसके बारे में थोड़ा बताएंगे आपको। इसके बाद लेगा ए किससे? देखो तो ओ यूनिवर्सल डोनर है तो ए वाला जो है ए से तो लेबे करेगा और ओ से भी लेगा, क्योंकि ओ यूनिवर्सल डोनर है। बी वाला जो है बी से तो लेबे करेगा और किससे? ओ से भी लेगा। ए भी क्या? यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, सबसे ये ब्लड लेगा, यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। क्यों यूनिवर्सल एक्सेप्टर है? क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं है। ठीक है, इसलिए क्या है? यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। और ये ओ वाला जो है ना ये सिर्फ किससे लेता है? वनली ओ से ब्लड लेता है, सिर्फ और सिर्फ ओ से ब्लड लेता है। अब आपके मन में उठेगा सर ये पॉजिटिव नेगेटिव का फंडा क्या है? पॉजिटिव नेगेटिव वाला फंडा भी देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए एक ना ब्लड के अंदर एक आपका एंटीजन होता है जिसे बोलते हैं आरएच एंटीजन, या इसी को बोलते हैं क्या? आरएच फैक्टर। और इसी आरएच फैक्टर के कारण क्या होता है? हमारा ब्लड पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। इसको किसने खोजा? इसको खोजा था लैंडस्टीनर और वीनर ने। लैंडस्टीनर और किसने खोजा था? वीनर। ये दो वैज्ञानिक थे, इन्होंने खोजा था किस पर? तो याद रखिएगा एक मंकी था जिसका नाम था रीसस। रीसस मंकी पर खोजा, रीसस नाम के मंकी पर खोजा। और यहीं से ये वर्ड जो लिया गया ना आरएच, ये यहीं से लिया गया, इसी रीसस मंकी से लिया गया ये आरएच एंटीजन या आरएच फैक्टर। और याद रखिएगा, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, ये जो आपका आरएच एंटीजन है ना, जिसके ब्लड में ये आरएच एंटीजन रहेगा उसके ब्लड को क्या कहेंगे? आरएच पॉजिटिव कहेंगे। जिसके ब्लड में ये आरएच एंटीजन नहीं रहेगा उसे क्या कहेंगे? आरएच नेगेटिव कहेंगे। यानी कि अगर मान लो एक ब्लड ग्रुप है जिसका ब्लड ग्रुप है ओ पॉजिटिव, इसका मतलब क्या है? इस ओ पॉजिटिव में आरएच एंटीजन है। अगर किसी का ब्लड ग्रुप है ओ नेगेटिव, समझ जाओ इसमें आरएच एंटीजन नहीं है। और याद रखना विश्व का 85% आदमी का, 85% लोगों का लगभग जो ब्लड होता है ना, अराउंड 85% लोगों का ब्लड पॉजिटिव होता है। मात्र 15% लोग ही हैं पूरे वर्ल्ड में लगभग जिनका ब्लड क्या है? आपका नेगेटिव है। जैसे आप लोग, अगर आप लोग बताएंगे अपना ब्लड ग्रुप तो आपको पता चल जाएगा। जैसे आप लोगों का ब्लड ग्रुप क्या है तो देखेंगे कि मैक्सिमम लोगों का ब्लड ग्रुप क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है, कम। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? ठीक। और ओ नेगेटिव है तो सौरभ जी, जैसे सौरभ जी का ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, तो इनको ब्लड लेना जब होगा ना, याद रखिएगा ये सिर्फ और सिर्फ ओ नेगेटिव से ही ब्लड ले सकते हैं। इनको ब्लड लेते समय बड़ा, अगर इनको ब्लड की जरूरत पड़ेगी तो बड़ा इनको मतलब मेहनत करना पड़ेगा ओ नेगेटिव वाला ढूंढने के लिए। ठीक है, हम लोग जब बात करते हैं, देखिए अब यहां पर ये पॉजिटिव नेगेटिव से क्या फर्क पड़ा? पॉजिटिव नेगेटिव से क्या फर्क पड़ा समझिएगा। अब देखो आरएच पॉजिटिव वाला जो है ना, ये आरएच नेगेटिव वाले को ब्लड दे सकता है? नहीं दे सकता। आरएच नेगेटिव वाला जो है आरएच पॉजिटिव वाले को ब्लड दे सकता है। कहेंगे सर आरएच पॉजिटिव वाला आरएच नेगेटिव वाले को ब्लड क्यों नहीं देगा? क्योंकि देखो इसमें आरएच एंटीजन है, इसमें नहीं है। ये जैसे आरएच, इसके अंदर आरएच एंटीजन आएगा ना तो इसका पूरा ब्लड खराब कर देगा। कहेंगे सर क्या आरएच नेगेटिव वाला आरएच पॉजिटिव वाले को ब्लड क्यों दे सकता है? क्योंकि इसमें आरएच एंटीजन है ही नहीं। इसका ब्लड अगर इसके ब्लड में जाएगा तो इसको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है पूनम, आ गया समझ में? अब देखिए हम लोग जब बात करते हैं इस तरह से, अगर आप ये बताओ कि एबी में क्या है? दो ब्लड ग्रुप है, एबी पॉजिटिव, एबी नेगेटिव। अब ये बताओ क्या एबी नेगेटिव वाला एबी पॉजिटिव का ब्लड ले सकता है? बोलो। आरबीसी का फुल फॉर्म है रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, लाल रक्त कणिकाएं। ये हमारे ब्लड में मौजूद होता है, जिसका काम मुख्यतः होता है हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करना। पांडे जी, ठीक है।
अब आप ये बताइए पॉजिटिव वाला नेगेटिव को ब्लड देगा? नहीं देगा। तो ये ए बी पॉजिटिव वाला ए बी नेगेटिव को ब्लड दे सकता है? बताइए, मतलब सॉरी, ए बी नेगेटिव वाला ए बी पॉजिटिव से ब्लड ले सकता है? लेने की बात कर रहे हैं हम लोग। यहां पर ए बी नेगेटिव वाला ए बी पॉजिटिव का ब्लड लेगा? नहीं लेगा। ये ए बी नेगेटिव का ब्लड ले सकता है, ए बी पॉजिटिव नेगेटिव वाले का ब्लड ले सकता है। तो यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन होगा? ए बी नेगेटिव होगा कि ए बी पॉजिटिव होगा? बताइए, यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन होगा? ए बी नेगेटिव या ए बी पॉजिटिव? दोनों में से पॉजिटिव होगा, क्योंकि नेगेटिव वाला पॉजिटिव का ब्लड नहीं ले पाएगा। ठीक है, तो यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन हुआ? यूनिवर्सल एक्सेप्टर ए बी पॉजिटिव हुआ, है ना जी। अब देखो, अब दूसरा कॉन्सेप्ट देखो। अब ये देखो दो ठो है, ये ओ है, ओ में एक है ओ पॉजिटिव और क्या है ओ नेगेटिव। एक है ओ पॉजिटिव, एक है ओ नेगेटिव। अब ये बताइए ओ पॉजिटिव वाला ओ नेगेटिव को ब्लड दे सकता है? ओ पॉजिटिव वाला ओ नेगेटिव को ब्लड दे सकता है? बताइए, नहीं दे सकता है। ओ नेगेटिव वाला ओ पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है? ओ नेगेटिव वाला ओ पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है? ये दे सकता है। इस दोनों में यूनिवर्सल डोनर कौन होगा? यूनिवर्सल डोनर कौन होगा? ओ नेगेटिव या ओ पॉजिटिव? तो यहां पर यूनिवर्सल डोनर कौन हो जाएगा? ओ नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन जब ओ नेगेटिव वाले को ब्लड लेना होगा ना, वो सिर्फ और सिर्फ ओ नेगेटिव से ले सकता है। एक क्योंकि ओ वाला एक तो सिर्फ ओ से लेगा, और इस ओ नेगेटिव वाला जो ना वो पॉजिटिव से भी नहीं ले सकता। समझ क्लियर है पॉइंट? अब आते हैं हम लोग सवाल पर आते हैं, देखते हैं सवाल क्या कह रहा था। इतना आपको याद रहेगा ना तो ब्लड ग्रुप वाला क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देखिए कह रहा है पीपल विथ एबी ब्लड ग्रुप आर यूनिवर्सल रेसिपिएंट, ठीक है। कह रहा है आरबीसी रेड ब्लड सेल ऑफ ब्लड ग्रुप एबी हैज नो एंटीजन। भाई साहब नो एंटीजन नहीं, एंटीजन तो दोनों है, नो एंटीबॉडी, एंटीबॉडी नहीं है यहां पर, यानी कि रीजन आपका गलत है। तो ए इज ट्रू आर इज फॉल्स, यानी कि ए सही है आर क्या है आपका गलत है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नहीं, आज के बाद नहीं होगी। क्लियर है सर? चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, ये मिलाइए, मैच करने वाला है। नहीं नहीं राधे श्याम जी, जो ब्लड ग्रुप होगा वही, है ना, है ना, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, बताइए क्या होगा? लाइमस्टोन, कॉपर, बॉक्साइट, मैग्नीज। लाइमस्टोन क्या है? CaCO3। CaCO3 का यूज कहां पर होगा? सीमेंट के निर्माण में होता है जी। और सीमेंट का निर्माण किसने किया था? जोसेफ ऑस्पडिन ने। कहां पर? पोर्टलैंड में। सबसे ज्यादा ऐसे इसमें क्या होता है? सबसे ज्यादा सीमेंट में क्या होता है? लाइम होता है, क्विक लाइम या कैल्शियम ऑक्साइड। ए का हो गया 1। कॉपर का यूज कहां पर होता है? इलेक्ट्रिक गुड्स में, क्योंकि कॉपर सबसे सेकंड बेस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, सेकंड बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बॉक्साइट का यूज कहां पर होगा? यह है आपका बॉक्साइट। बॉक्साइट यानी एल्यूमिनियम का अयस्क है, जिसका फॉर्मूला है Al2O3। ठीक है, इसका यूज कहां पर होगा? याद रखिएगा, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एरोप्लेन। और मैग्नीज है, इसका यूज कहां पर होता है? स्टील में, क्योंकि स्टील में याद रखिएगा क्या होता है? आयरन, निकेल, क्रोमियम, कार्बन और थोड़ा बहुत क्या होता है? मैग्नीज भी होता है। तो इसका क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 सी हो जाएगा इसका उत्तर, सी। ठीक है,
इसके बाद की बात करते हैं, मैग्नीज का जो अयस्क है उसका नाम याद रखिएगा। मैग्नीज का अयस्क बहुत इंपॉर्टेंट है। मैग्नीज का जो एक अयस्क है ना उसका नाम है पायरोल्यूसाइट। पायरोल्यूसाइट कई बार पूछता है ये मैग्नीज का कौन सा अयस्क है, तो याद रखिएगा पायरोल्यूसाइट। और इसका एक कंपाउंड भी है मैग्नीज का, याद रखिएगा पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रेड मेडिसिन। रेड मेडिसिन या फिर क्या कहते हैं इसको, लाल दवा। क्या बोलते हैं इसको, लाल दवा कहते हैं। ठीक है, और इसका यूज कहां पर होता है, कीटाणुनाशक के रूप में होता है। कभी अगर आपसे यह पूछे कि हमारे शरीर के अंदर, ह्यूमन बॉडी में सबसे कम मात्रा में मिलने वाला तत्व कौन सा है, सबसे ज्यादा मात्रा में तो पता है आपको ऑक्सीजन मिलता है, सबसे कम मात्रा में कौन मिलता है, तो सबसे कम मात्रा में मिलता है मैग्नीज। ठीक है, चलिए फटाफट आप लोग इसका उत्तर दीजिए, फटाफट इसका उत्तर दें। WBC का फुल फॉर्म व्हाइट ब्लड कार्पसल्स है, व्हाइट ब्लड सेल है, उसी को ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं, है ना। ठीक है, ये आप जानते हैं कि देखो न्यूटन की गति का पहला नियम किस पर आधारित है, लॉ ऑफ इनर्शिया पर। लॉ ऑफ इनर्शिया किसने दिया था, आप लोग एक बार बताओ। जड़त्व का नियम किसने दिया, सभी लोग बताइए। न्यूटन की गति का पहला नियम किस पर आधारित है, जड़त्व के नियम पर आधारित है, जो कहता है कोई वस्तु अगर रेस्ट में है, रेस्ट में रहना चाहेगी, मोशन में है, मोशन में रहेगी, अगर उस पर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें। और न्यूटन की गति का पहला नियम हमको क्या बताता है, बल की परिभाषा बताता है। ठीक है, और याद रखिएगा न्यूटन की गति का दूसरा नियम यह कहता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स, यानी कि संवेग में परिवर्तन के दर को ही क्या बोलते हैं, बल कहता है। और वहीं से आता है फोर्स, क्या हमारा फोर्स का फॉर्मूला F इज इक्वल टू एम ए, F इज इक्वल टू एम इंटू ए। ये जो फॉर्मूला आता है ये कहां से आता है, न्यूटन की गति के दूसरे नियम से। और न्यूटन की गति का तीसरा नियम हमें क्या बताता है, बल का नेचर, कि बल हमेशा किसमें लगता है, पेयर में लगता है ना, बल हमेशा किसमें, जोड़े में लगता है। ठीक, और याद रखिएगा ये जो लॉ ऑफ इनर्शिया है वो किसने दिया था, वो दिया था गैलीलियो ने। ठीक है, जड़त्व का नियम जो सबसे पहले दिया था किसने, गैलीलियो ने। और गैलीलियो ने ही सबसे पहला थर्मामीटर भी बनाया था। ठीक है, और मरकरी थर्मामीटर सबसे पहले किसने बनाया था, मरकरी थर्मामीटर, जिसका रेंज कितना होता है -39 डिग्री सेल्सियस से 357 डिग्री सेल्सियस तक, उसका आविष्कार किसने, फ़ारेनहाइट ने किया था। क्लिनिकल थर्मामीटर जिसका रेंज कितना होता है 35 टू 42 डिग्री सेल्सियस, उसका आविष्कार किसने किया था, थॉमस क्लिफोर्ड एल्बर्ट ने किया था। इसी तरह एक होता है लैबोरेटरी थर्मामीटर, होता है लैबोरेटरी थर्मामीटर जो होता है उसका रेंज कितना होता है, -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इस तरह के सवाल आपके पेपर में बहुत पूछते हैं। ठीक है, यहां पर जब हम लोग बात करते हैं इस सवाल का, क्या कह रहे हैं कि कोई क्रिकेटर, कोई मतलब जो कैच कर रहा है, कैच करते समय वो हाथ को पीछे करता है ताकि वो क्या कर सके, फोर्स का वैल्यू कम कर सके, जो लगने वाला बल है उसका मान कम कर सके, और उसे क्या लगेगा, हाथ में कम चोट लगेगा। तो ये किस पर आधारित होता है, ये न्यूटन की गति के दूसरे नियम पर आधारित होता है। ठीक है, न्यूटन की गति के पहले नियम का एग्जाम्पल, तीसरे नियम का एग्जाम्पल, जैसे आप पानी पर कूदते हैं तो आपको चोट लगता है, बॉल को दीवार पर फेंकते हैं वापस आ जाता है ना। आप नाव से कूदते हैं, नाव पीछे हट जाता है, किसी को थप्पड़ मारते हैं, हाथ में चोट लगता है, आप खाली पैर जमीन पर चलते हैं तो आपको चोट लगेगा। ये सब किसका उदाहरण है, न्यूटन की गति के तीसरे नियम का उदाहरण है ना, जिसे हम लोग एक्शन रिएक्शन क्या कहते हैं, लॉ भी कहते हैं। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है यहां तक। हाँ, पेड़ से पत्तों का झड़ना, ब्लैंकेट को छड़ से पीटने पर डस्ट का निकलना, गाड़ी में अचानक ब्रेक लगने पर आगे की ओर झुकना, गाड़ी के अचानक चलने पर पीछे की ओर झुकना, गाड़ी बाएं मुड़े तो दाएं झुकना, दाएं मुड़े तो बाएं झुकना, ये सब न्यूटन की गति के पहले नियम का उदाहरण है। ठीक है, क्लियर है यहां तक। चलिए, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये थर्मोडायनेमिक्स का कौन सा लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर आधारित है, बताइए। जो आपका लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कल ही आपको बताया है कि जो उष्मा गतिकी का कौन सा नियम
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यानी कि ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है वेयर इज द गवर्निंग सेंटर ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन लोकेटेड। प्रतिवृत्ति क्रिया का नियंत्रण कहां से होता है। देखिए लवली जी, क्या होता है ना, जो हमारे न्यूटन की गति का दूसरा नियम ये कहता है आई इज इक्वल टू एफ इंटू टी। ठीक है, आई इज इक्वल टू क्या है, एफ इंटू टी। तो जितना मतलब क्या होता है ना, यहां पर फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंपल्स अपॉन टाइम। तो जैसे अब मान लीजिए कैच लेते समय जैसे जितना ज्यादा आप समय लेंगे, जितना ज्यादा समय लेगा, टाइम जितना ज्यादा होगा, फोर्स उस पर क्या होगा, उतना ही कम होगा, यानी उसके हाथ में उतना ही कम चोट लगेगा। आ गया समझ में। अब देखिए इस सवाल की बात करते हैं तो यहां पर कई बच्चे बता रहे हैं सेरेबेलम। देखिए सेरेबेलम यानी अनुमस्तिष्क जो होता है, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है हमारे बॉडी के अंदर संतुलन बना के रखने का, संतुलन बना के रखना। जैसे आप चलते चलते आपको ठोकर लग गया, अपने आप को आप संभाल लेते हैं, साइकिल से बाइक से जा रहे हैं, आपको मान लीजिए कि कोई धक्का लग गया, आप अपने आप को बैलेंस कर लेते हैं। आप किसी पगडंडी पर चल रहे हैं, है ना, थोड़ा सा फिसल गए तो बचा लेते हैं अपने आप को फिसलने से, गिरने से। जो यानी कि बॉडी के अंदर जो बैलेंस करने का काम करता है ना, वो करता है कौन, सेरेबेलम। और सेरेबेलम के बारे में याद रखिएगा, जब कोई अल्कोहल का सेवन करता है, शराब को पीता है, तो वहां पर हमारा ये सेरेबेलम ही प्रभावित होता है। यहां पर दोस्तों बात करता है सेरेब्रम, तो ये सेरेब्रम को हम लोग मेन ब्रेन कहते हैं। ये हमारे ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है और ये फोर ब्रेन में मिलता है। ये कहां पर मिलता है, ये अग्र मस्तिष्क का हिस्सा है, ये सबसे फोर ब्रेन का हिस्सा है। ये जो आपका सेरेबेलम है, ये किसका, हिंड ब्रेन का, पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है। हिंड ब्रेन यानी सबसे पीछे वाले हिस्से में मिलता है ब्रेन के। और जहां पर देखिए जो हमारा हिंड ब्रेन होता है ना, उसमें क्या होता है, सेरेबेलम होता है, मेडुला ऑब्लांगेटा होता है और एक होता है पोन्स। ठीक, तो जो मेडुला ऑब्लांगेटा होता है ना, वो हमारे ब्लड प्रेशर को, हमारे श्वसन दर को, हमारे हार्ट बीट को, इन सब को रेगुलेट करेगा, उन सब को नियंत्रित करेगा। और साथ ही साथ जो हम लोग किसी चीज को निगलते हैं, उगलते हैं, निगलने और उगलने का भी नियामक केंद्र कौन है, मेडुला ऑब्लांगेटा। और जहां मेडुला ऑब्लांगेटा खत्म होता है ना, ये जैसे मान लीजिए हमारा हिंड ब्रेन है, ये हमारा क्या है, हिंड ब्रेन है, जहां पर ये मेडुला ऑब्लांगेटा खत्म होगा, यहीं से आपका ओरिजिनेट होता है क्या, स्पाइनल कॉर्ड, जो कि हमारे वर्टिब्रल कॉलम यानी जो हमारा रीढ़ का हड्डी है ना, उसके अंदर ये होता है स्पाइनल कॉर्ड, है ना। और ये स्पाइनल कॉर्ड का जो है ना काम क्या होता है, ये स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है, ये प्रतिवृत्ति क्रियाओं का नियंत्रण करता है। ये रिफ्लेक्स एक्शन का पता लगाता है। कहेंगे सर रिफ्लेक्स एक्शन या प्रतिवृत्ति क्रिया है क्या, तो याद रखिएगा जैसे आप किसी गर्म चीज को छूते हैं ना, ऐसे छूते हैं और आप हाथ हटा लेते हैं, कोई कील चुभता है आप पैर हटा लेते हैं, नाक में मक्खी वगैरह कुछ जाता है, छींक आ जाती है आपको, यानी कि जिसमें आप इंस्टेंट रिएक्ट करते हैं, उसको कंट्रोल कौन करता है, उसको कंट्रोल करता है कौन, आपका स्पाइनल कॉर्ड, है ना, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, यानी कि मेरू रज्जु। और इसका पता सबसे पहले किसने लगाया था, इस रिफ्लेक्स एक्शन का पता सबसे पहले लगाने वाले वैज्ञानिक कौन थे, उनका नाम था मार्शल हॉल। याद रखिएगा मार्शल हॉल, इन्होंने सबसे पहले इसका पता लगाया था। बात समझ में आ रही है, अरे हाँ नहीं बोलो। और ये सेरेब्रम से याद रखिएगा, सेरेब्रम जैसे हमारा हार्ट है, हमारे हार्ट को दो भागों में, दो बराबर लेफ्ट और राइट में कौन बांटता है, सेप्टम। इसी तरह ये जो सेरेब्रम है ना, सेरेब्रम, इसको दो इक्वल पार्ट में, लेफ्ट और राइट में कौन बांटता है, तो यहां पर होता है कॉर्पस कलेशम। कॉर्पस कलेशम पूछ देता है कई बार कि कॉर्पस कलेशम हमारे शरीर के किस अंग में मिलता है, कहां पर मिलता है, ब्रेन में। ब्रेन में कहां पर, सेरेब्रम में। ठीक है, और यहां से याद रखिएगा दो सवाल और आपसे पूछा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे शरीर में क्रैनियल नर्व्स की संख्या कितनी है, क्रैनियल नर्व्स यानी कि क्रैनियल तंत्रिका की संख्या कितनी है, याद रखिएगा 12 पेयर है। अगर आपसे पूछा जाए स्पाइनल नर्व्स की संख्या कितनी है, स्पाइनल नर्व्स कितनी जोड़े हैं, तो 31 पेयर यानी 31 जोड़ा है। यह भी आपसे कई बार एग्जाम में पूछता है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। और नर्व सेल की जब बात करते हैं, याद रखिएगा नर्व सेल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूरॉन्स,
है ना। और न्यूरॉन की जब बात करते हैं, याद रखिएगा हमारे जन्म के बाद हमारे शरीर में जो न्यूरॉन होता है, नर्व सेल होता है ना, उसमें कोई डिवीजन नहीं होता। इसलिए हमारे ब्रेन का रीजनरेशन पावर, यानी हमारे ब्रेन के रीजनरेट करने की जो शक्ति होती है वो सबसे कम होती है। और सबसे ज्यादा जो रीजनरेशन पावर होता है, सबसे ज्यादा जो रीजनरेट यानी फिर से बन जाने का पावर किसका होता है? लीवर का, यकृत का। और यकृत में एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं मिलती है साहब, जिसका नाम है कफर्स कोशिका। कफर्स कोशिका का काम क्या है? उसका काम होता है डिटॉक्सिफिकेशन का, यानी हमारे शरीर के अंदर कोई अगर टॉक्सिक सब्सटेंस है, कोई पॉइजनस सब्सटेंस है, कोई जहरीला सब्सटेंस है, उसको क्या करना? डिटॉक्सिफाई कर देना। ये किसका काम होता है? लीवर यानी यकृत का। और यकृत में भी किसका? कफर्स कोशिकाओं का। क्लियर? अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे, अगले पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। ध्यान से सवाल को पढ़िए, इसके बाद आप लोग इसका उत्तर दीजिए। क्या कह रहा है? कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट। कौन सा इनकरेक्ट है? ध्यान से सवाल को पढ़िएगा। इनकरेक्ट आपसे पूछ रहा है। और आप लोग ये बताइए, ब्लड ग्रुप को किसने खोजा है? कोई बता? ब्लड ग्रुप तो खैर बता दिया। ये ब्लड प्रेशर को किसने खोजा और किस जानवर पर खोजा है? रक्त दाब को किसने खोजा और किस जानवर पर खोजा? आप लोग बता सकते हैं, बताइए। हाँ जी, चलिए हम लोग जब बात करते हैं इस सवाल की, देखो एलिमेंट्स आर डिफाइंड बाय द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दे पोजेस। यस, क्योंकि सबसे जो मेन उसका प्रॉपर्टी होता है एटॉमिक नंबर, जो सबसे फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है। और एटॉमिक नंबर का मतलब क्या? नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये तो करेक्ट है, बराबर है। दूसरा कह रहा है आइसोबार यानी जो समभारिक होते हैं, समभारिक आर एटम्स हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर। गलत है ना। जिसका सेम एटॉमिक नंबर होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोटोप कहते हैं, है ना। बट डिफरेंट मास नंबर, मास नंबर अगर सेम रहेगा तो क्या होगा हमारा? तब हम उसे क्या कहेंगे? आइसोबार। यानी कि ये आपका इनकरेक्ट है। सही उत्तर है ऑप्शन बी। एंड द मास नंबर ऑफ एन एटम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस। करेक्ट है। न्यूक्लियॉन का मतलब क्या? किसको हम एक साथ न्यूक्लियॉन बोलते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। और वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, यानी कि कोई भी एटम किसी मतलब एटम के साथ कैसे कंबाइन करेगा, है ना। ये सब कौन बताता है? ये बताता है वैलेंसी। और याद रखिएगा सबसे पहले जो ब्लड प्रेशर को खोजने वाले जो मतलब वैज्ञानिक थे, उनका नाम था स्टीफन हेल्स। किस पर खोजा था? याद रखिएगा घोड़े पर खोजा था। ठीक है, बात समझ में आ गई। और एक बच्चा ये मंकी बोल रहा है, मंकी से एक बच्चा पूछ रहा था मंकी पॉक्स। मंकी पॉक्स किस जीवाणु से होता है? सबसे पहले जीवाणु से नहीं होता मंकी पॉक्स। मंकी पॉक्स जो होता है वो किससे होता है? वो वायरस से होता है। और उस वायरस का नाम ये एमपॉक्स वायरस है ना, एमपॉक्स वायरस। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। यार ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सवाल को ध्यान से पढ़िएगा, इसके बाद आप लोग इसका उत्तर दीजिएगा। बहुत अच्छा सवाल है। और इसके बाद देखिए आपका एग्जाम डेट, एग्जाम सिटी वगैरह आ गया होगा, आने लगेगा। मतलब जैसे कुछ बच्चों का आ गया, जैसे जैसे डे बढ़ेगा आपका आता रहेगा। तो ये 10 दिन पूरा रिवीजन प्रैक्टिस पे लगाइए आप लोग। पूरा रिवीजन प्रैक्टिस एकदम 10 दिन पूरा, कहते हैं ना सबसे मतलब रखना, किसी से अभी मतलब मत रखो 10 दिन। ये लास्ट में जो आप 10 दिन पढ़ते हो ना, अभी आपने पूरे साल क्या पढ़ा नहीं पढ़ा डजंट मैटर। ये लास्ट के 10 दिन में क्या पढ़ते हो वो आपके एग्जाम में याद रहने वाला है। जितना मल्टीपल रिवाइज करिए, है ना। अपने नोट्स को ना मिनिमम जो भी आपके नोट्स हैं, कम से कम इस 10 दिन में ना आपसे 2 से 3 बार रिवाइज करो उसे, 2 से 3 बार रिवाइज करिए। ठीक है, यहां पर हम लोग जब बात करते हैं, देखिए क्या करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विल बी एन आइसोबार ऑफ कैल्शियम इफ एटॉमिक नंबर ऑफ कैल्शियम इज 20 एंड मास नंबर इज 40। देखो सिंपल है, सिंपल सा सवाल है। अगर हम लोग बात करते हैं यहां पर आइसोबार की बात करते हैं, आइसोबार का मतलब क्या? जिसका मास नंबर सेम हो। मास नंबर सेम हो का मतलब क्या? मास नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये होता है ना जी मास नंबर। मास नंबर का मतलब क्या? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और यहां पर क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितना है कैल्शियम का? 40 है। आपको देखना है इसमें कहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 40 है। किसमें? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का संख्या जोड़िए, कहां पर 40 है? इसमें जोड़ो 38 हो रहा है, होगा नहीं। यहां पर जोड़ो 19 28 कितना हो रहा है? 37 हो रहा है, होगा क्या? नहीं।
20 और 19 क्या हो रहा है, 39 हो रहा है, ये भी होगा क्या, नहीं। 22 और 18 कितना हो रहा है, 40 हो रहा है, यानी कि यही होगा डी। आ गया समझ में? हाँ मैसेज आ जाएगा अमन, आपको मैसेज या मेल आ जाएगा, है ना। क्या नहीं बताता है, आ गया समझ में? आगे चला हम लोग, चलिए बहुत बढ़िया। प्रोटॉन को किसने खोजा, गोल्डस्टन ने। नाम किसने दिया, रदरफोर्ड ने। न्यूट्रॉन को किसने खोजा, चैडविक ने, जेम्स चैडविक। कब, इन 1932। ठीक है। कौन सा ऐसा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं है, कौन सा ऐसा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं है, बताइए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इन पेपर मैन्युफैक्चरिंग डिमगिंग ऑफ द रॉ मटेरियल इज डन यूजिंग हाइड्रोजन। वेरी गुड। हाइड्रोजन को किसने खोजा, हेनरी कैवेंडिश। नाम किसने दिया, लावोजियर, है ना। पढ़ो, उत्तर दो। चलिए, डिगमिंग है, डिगमिंग। तो देखिए यहां पर हम लोग जब बात करते हैं तो किसका यूज होगा, विरंजक चूर्ण का। ठीक है। फॉर्मूला सबका याद रखिएगा, यह है H2SO4। सल्फ्यूरस एसिड का क्या फॉर्मूला होता है, सल्फ्यूरस एसिड, इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, कई बार पूछता है, H2SO3। यह ब्लीचिंग पाउडर है, इसका फॉर्मूला क्या है, CaOCl2। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कास्टिक सोडा क्या है, NaOH। हार्ड सॉप या डिटर्जेंट के निर्माण में इसका यूज होता है। और नाइट्रिक एसिड HNO3, क्या है ये, HNO3। ठीक है। नोट का कागज जो बनता है ना, ये कई जगह पर बनता है ना। एक तो MP में बनता है ना, कुछ आपका मुंबई में बनता है। ठीक है। जो नोट का प्रिंटिंग प्रेस है वो एक्चुअली में मुख्यतः जो बनता है वो आपका MP मध्य प्रदेश में बनता है ना, याद रखिएगा। ठीक है। हाँ नासिक में बनता है, होशंगाबाद में बनता है ना। इसके बाद और भी है प्रिंटिंग प्रेस है, नॉट प्रिंटिंग प्रेस वो आप इकोनॉमिक बैंकिंग वगैरह में पढ़ोगे। चलिए इसके बाद की बात करते हैं, अगले सवाल पर चलते हैं। पेपर में कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है, बता सकते हैं। पेपर में कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है, पेपर में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से सवाल को पढ़िए, इसके बाद आप लोग इसका उत्तर दीजिए। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पढ़िए सवाल को, उत्तर दीजिए। पेपर में कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है, सेलुलोज। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और सेलुलोज से ही क्या बनता है, रेयॉन, जिसको क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल सिल्क। यहां पर देखो कह रहा है कि कौन सा ऐसा सेल है जिसमें कि न्यूक्लियस नहीं है। सबसे पहले तो जो कोशिका का केंद्रक होता है ना, जो कोशिका का केंद्रक है उसको किसने खोजा, रॉबर्ट ब्राउन ने। कब खोजा, 1831 में, जिसको कोशिका का मस्तिष्क भी कहा जाता है, ब्रेन ऑफ सेल, रेगुलेशन सेंटर ऑफ सेल। लेकिन याद रखिएगा हमारे ब्लड में जो आरबीसी है और जो प्लेटलेट्स है, आरबीसी और प्लेटलेट्स जो होता है ना हमारे ब्लड के अंदर, उसमें न्यूक्लियस नहीं होता। आरबीसी और प्लेटलेट्स जो होता है उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है हमारे शरीर के अंदर। ठीक है। और याद रखिएगा लेकिन दो जीव ऐसा है जिसके आरबीसी में न्यूक्लियस मिलता है, दो जीव के आरबीसी में न्यूक्लियस मिलेगा। कौन कौन है, एक है ऊंट और दूसरा लामा। ये दोनों जीव, उसके आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है, बाकी आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं मिलता। रूट हेयर सेल, उसमें होगा न्यूक्लियस, होगा। आरबीसी में होगा, नहीं होगा। प्लेटलेट्स में होगा, नहीं होगा, है ना। मोनोसाइट में होगा, मोनोसाइट क्या है, मोनोसाइट एक्चुअली में डब्ल्यूबीसी है। और मोनोसाइट के बारे में याद रखिए, कभी अगर आपसे पूछे सबसे बड़ा डब्ल्यूबीसी आकार में, सबसे बड़ा डब्ल्यूबीसी कौन सा है, तो याद रखिएगा मोनोसाइट है। ठीक है,
यहां पर किसमें आपका न्यूक्लियस नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं है। सही उत्तर कौन सा है? ऑप्शन बी, बी इज द राइट आंसर। आगे बात समझ में। और आरबीसी का निर्माण कहां पर होता है? याद रखिएगा बोन मैरो में। डेथ कहां पर होता है? स्प्लीन यानी प्लीहा में। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है ना। आरबीसी की संख्या को मेजर कैसे करते हैं? याद रखिएगा हेमोसाइटोमीटर से करते हैं, है ना। स्प्लीन को ही क्या कहते हैं? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, आरबीसी का कब्रगाह। स्प्लीन को ही क्या कहा जाता है? ब्लड बैंक ऑफ ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर का रुधिर बैंक। स्प्लीन यानी प्लीहा या तिल्ली, याद रखिएगा हमारे शरीर का एकमात्र ऑर्गन है जहां पर सिर्फ और सिर्फ कैसा? प्योर ब्लड रहता है, वहां पर इम्प्योर ब्लड नहीं होता। ठीक है, क्लियर। चलिए इसके बाद की बात करते हैं, अगले सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्या कह रहा है? ध्यान से सवाल को पढ़िएगा। Hemoglobin present in RBC can carry only oxygen but not carbon dioxide. Hemoglobin of RBC can carry both oxygen and carbon dioxide. Hemoglobin of RBC can carry only carbon dioxide. या hemoglobin is only used for blood clotting and not for carrying gases. देखिए जब हम लोग बात करते हैं हेमोग्लोबिन की, सबसे पहले तो याद रखिएगा हेमोग्लोबिन जो होता है उसकी मात्रा, उचित मात्रा क्या होती है हमारे शरीर के अंदर? याद रखिएगा पुरुषों में इसकी जो मात्रा है ना 14 से 16 ग्राम पर 100 ml है पुरुषों में। महिलाओं में कितना है? याद रखिएगा 12 से 14 ग्राम पर 100 ml। इससे कम अगर होगा तो अनीमिया हो जाएगा इससे। ठीक, हेमोग्लोबिन अगर हमारे ब्लड में है, हेमोग्लोबिन में अगर आपसे पूछा जाए कौन सी धातु मिलती है तो याद रखिएगा आयरन मिलती है। आयरन नामक धातु हेमोग्लोबिन में पाई जाती है। और हेमोग्लोबिन अगर हमारे शरीर में है तो इसका मुख्य काम क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन करना मुख्य काम है। ठीक, लेकिन याद रखिएगा जो आपका हेमोग्लोबिन है ये कार्बन डाइऑक्साइड को भी ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का भी परिवहन करता है। जब लेकर जाना होगा हेमोग्लोबिन तो वो ऑक्सीजन को लेकर जाएगा, और ऑक्सीजन और हेमोग्लोबिन जब एक दूसरे से मिलता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या? ऑक्सी हेमोग्लोबिन। और जब कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा तो लगभग 20 to 30% कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो हेमोग्लोबिन के साथ मिलकर के होता है। हमारे बॉडी में जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसका 20 से 30% हेमोग्लोबिन के साथ मिलकर के ट्रांसपोर्ट होता है। हेमोग्लोबिन और कार्बन डाइऑक्साइड जब मिलता है तो वो एक कंपाउंड बनाता है जिसको बोलते हैं कार्बामाइनो हेमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं? कार्बामाइनो हेमोग्लोबिन बोलते हैं। ठीक, क्लियर है? तो इसका जो सही उत्तर है, इट्स करेक्ट आंसर इज व्हाट? हेमोग्लोबिन ऑफ आरबीसी कैन कैरी बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, चलिए लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा हमारे ब्लड में जो सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है हमारे शरीर में वो किस फॉर्म में होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का जो सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन होता है वो होता है कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के फॉर्म में। कार्बोनेट्स और किसके फॉर्म में? बाइकार्बोनेट्स के फॉर्म में। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, Which of the following pairs of vitamin and disease is are correctly matched? कौन सा इसमें से सही रूप से मिला हुआ है, ये आपसे पूछ रहा है। ये तो देखिए न्यूट्रिशन वाला टॉपिक ना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वहां पर न्यूट्रिशन यानी कि पोषक तत्वों की कमी से होने वाले जितने भी रोग हैं वो आपको पता होना चाहिए। वहां से सवाल अगर आपसे पूछे तो आपसे गलत नहीं होना चाहिए ये। ठीक है ना। चलिए हम लोग जब इस सवाल की बात करते हैं याद रखिएगा विटामिन ए, इसका केमिकल नेम क्या है? रेटिनॉल, है ना। इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है? रतौंधी। और क्या होता है? जरोप्थाल्मिया। जरोप्थाल्मिया या फिर जिसे हम ड्राई आई कहते हैं, जिसमें कि कॉर्निया आपका सूख जाता है। और कॉर्निया के बारे में याद रखिएगा, जब आई ट्रांसप्लांट होता है, नेत्रदान होता है, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ कॉर्निया का यूज होता है। कॉर्निया के बारे में याद रखिएगा, हमारे आंख में एकमात्र हिस्सा है जिसमें कोई ब्लड वसल नहीं मिलता है, कोई रक्त वहनी नहीं मिलती, यानी कॉर्निया में कोई ब्लड नहीं मिलता है। ठीक है, और याद रखिएगा विटामिन जो B1 है, विटामिन B1 इसको क्या बोलते हैं? थायमीन। विटामिन B1 को क्या बोलता है? थायमीन। और इसी को याद रखिएगा विटामिन B1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है? बेरी बेरी। बेरी बेरी में क्या होता है? भूख कम लगता है, वजन आपका तेजी से घटता है ना। और कई बार पूछा जाता है अनाज के छिलकों, अनाज के जो छिलके हैं उनमें कौन सा विटामिन मिलता है? तो विटामिन B1 मिलता है। अगर आपसे पूछा जाए चावल को पॉलिश करने से, चावल को धोने से कौन सा विटामिन नष्ट होता है? तो विटामिन B1 नष्ट होता है। ठीक है,
और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो होता है ना, उसमें कितने विटामिन हैं टोटल? टोटल 8 विटामिन होता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में। कौन कौन सा होता है? B1 जिसको बोलते हैं थायमीन, B2 विटामिन B2, उसी को विटामिन B2 को ही याद रखिएगा विटामिन जी भी कहा जाता है। विटामिन जी किसे कहते हैं? विटामिन B2 को, जिसका केमिकल नाम है राइबोफ्लाविन। और उसकी कमी से दो बीमारी होती है, एक होती है किलोसिस और एक होता है फोटोफोबिया, यानी फोटोफोबिया जिसमें कि आप धूप को, आंख जैसे धूप में निकलेंगे ना, आंख आपका बंद होने लग जाएगी। तीसरा होता है विटामिन B3 जिसका केमिकल नाम है नियासिन, और उसकी कमी से क्या होता है? पेलाग्रा नामक बीमारी होती है। चौथा है विटामिन B5 जिसका नाम है पेंटोथेनिक एसिड, और पेंटोथेनिक एसिड की कमी से याद रखिए पैरालाइसिस के, लकवा के चांसेस बढ़ जाते हैं। पांचवा है विटामिन B6। विटामिन B6 का केमिकल नाम क्या है? पायरोडॉक्सिन। और विटामिन B6 कई बार पूछा जाता है कि हमारे सपने को याद रखने में कौन हेल्प करता है, कौन सा विटामिन? तो आपके सपने जो आपको याद रहते हैं उसमें हेल्प करेगा आपको विटामिन B6, पायरोडॉक्सिन। लेकिन सपना देखने के लिए हमारे ब्रेन का कौन सा हिस्सा रिस्पॉन्सिबल होता है? ब्रेन का कौन सा हिस्सा सपना देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो याद रखिएगा वो होता है पोन्स। और ड्रीम की स्टडी को क्या बोलते हैं? सपनों का जो अध्ययन होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ओनेरोलॉजी। इसके बाद याद रखिएगा जो आपका विटामिन B6 है यानी पायरोडॉक्सिन है, इसकी कमी से बीमारी कौन सी होती है? अनीमिया, अरक्तता। इसके बाद है विटामिन B7, और विटामिन B7 को ही बोलते हैं विटामिन H जिसका केमिकल नेम क्या है? बायोटिन। बायोटिन है ना? नहीं, वो विटामिन B3 है साहब, गडा जी, है ना? याद रखिएगा विटामिन B7 यानी बायोटिन, उसकी कमी से क्या होता है? डमिस। डमिस यानी बाल आपके झड़ने लगते हैं। फिर आता है विटामिन B9 जिसका केमिकल नेम है फॉलिक एसिड, ठीक है, फॉलिक एसिड। और याद रखिएगा विटामिन B9 की कमी से भी क्या होता है? अनीमिया होता है। नेक्स्ट विटामिन B12 जिसको बोलते हैं साइनोकोबालामिन। कई बार पूछा जाता है किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में। और कोबाल्ट यानी कि अगर विटामिन B12 की कमी हो जाती है तो उससे बीमारी कौन सी होती है? परनीसियस अनीमिया। कौन सा? परनीसियस अनीमिया। इसके बाद की बात करते हैं विटामिन C जिसका केमिकल नेम है अस्कॉर्बिक एसिड, और उसकी कमी से क्या होता है? स्कर्वी नामक बीमारी होती है। विटामिन C याद रखिएगा जो है सबसे ज्यादा किसमें मिलता है? आंवला में मिलता है ना? इस तरह विटामिन D की जब बात करते हैं उसका केमिकल नाम है कैल्सीफेरॉल, उसे सनसाइन विटामिन भी कहते हैं। और विटामिन D की कमी होती है तो क्या होता है? आपका रिकेट्स हो जाता है, ऑस्टोमलेशिया हो जाता है। इसके बाद की बात करें विटामिन E जिसको हम लोग बोलते हैं टोकोफेरॉल, और इसको क्या? नपुंसकता विरोधी विटामिन बोलते हैं। इसी को फर्टिलिटी विटामिन बोलते हैं। इसी को विटामिन E को ही ब्यूटी विटामिन बोलते हैं। विटामिन E सबसे ज्यादा किसमें होता है? याद रखिएगा व्हीट जर्म ऑयल में। व्हीट जर्म ऑयल यानी गेहूं का अंकुरित तेल जो होता है उसमें होता है, ठीक। विटामिन E की कमी हो जाती है, नपुंसकता या बांझपन हो जाता है ना? और याद रखिएगा बाल जो पकते हैं ये विटामिन E की कमी से। इसके बाद की बात करते हैं विटामिन K जिसका केमिकल नाम है फाइलोक्विनोन, इसको क्या बोलते हैं? क्लॉटिंग विटामिन बोलते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई? हाँ, जो भी आपके अनकॉन्शियस माइंड में चल रहा होता है ना करण जी, वही उसी का रिफ्लेक्शन होता है वो, ठीक है। बात समझ में आ गई? चलिए, तो लगभग हमने ऑलमोस्ट सारे विटामिन के बारे में बता दिया। तो यहां पर सही उत्तर क्या है? ये दोनों सही है। विटामिन ए को क्या बोलते हैं? एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी बोलते हैं, संक्रमण विरोधी विटामिन भी बोलते हैं, है ना। और विटामिन ए का सबसे अच्छा सोर्स क्या है? गाजर। गाजर, है ना। तो विटामिन ए के सोर्सेस लीजिए, जो भी विटामिन ए के ई के स्रोत हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन द ह्यूमन बॉडी कैन बी फाउंड इन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, मानव शरीर में जल का अवशोषण कहां कहां पर होता है? अच्छा क्वेश्चन है। 12 बजे तक चलेगी आपकी क्लास, 12 बजे तक, माने 11:15 तक तो चलेगी ही चलेगी। 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन आप लोग जब कह देंगे, मैक्सिमम मैंने 12 तक रखा है, आप पहले जब कह देंगे फिनिश कर देंगे, ठीक। अब देखिए हम लोग जब बात करते, देखो हमारे शरीर में जल का अवशोषण कहां कहां पर हो। एक तो रीनल ट्यूबुल इन किडनी,
किडनी के अंदर जो रीनल ट्यूब्यूल होता है जिसमें क्या होता है, ग्लोमेरुलस होता है, ये नेफ्रॉन है, इसके अंदर ये ग्लोमेरुलस है, यहां पर क्या होगा, वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा, जल का अवशोषण होगा, किससे, हमारे ब्लड से, और यहीं पर क्या बनेगा आपका यूरिन। यहां पर क्या हेपेटिक सेल, लीवर के अंदर हेपेटिक सेल में कोई जल का अवशोषण होता है क्या, नहीं। इसके बाद कहां पर होता है, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में एक हिस्सा होता है कोलोन, कोलोन या फिर जैसे कहते हैं बृहदांत्र। यहीं पर क्या होता है, जो अनपचा भोजन होता है ना, उससे जल का अवशोषण होता है, और यहीं पर एक जीवाणु होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ई कलाई, यानी कि दूसरा यहां पर होगा। पैनक्रियाटिक डक्ट में होता है क्या, नहीं, यहां पर भी नहीं होता है। पानक्रियास के बारे में याद रखिएगा, यह हमारे शरीर का दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथि है। पानक्रियास के बारे में याद रखिएगा, हमारे शरीर का एकमात्र मिश्रित ग्रंथि है ना। और पैनक्रियास के बारे में याद रखिएगा, इसी को क्या बोलते हैं, लैंगरहंस का द्वीप भी कहते हैं, है ना, लैंगरहंस का द्वीप भी कहते हैं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा, पहला और तीसरा, और पहला और तीसरा कहां पर है, बी में है, सही उत्तर है ऑप्शन बी, बी इज द राइट आंसर। लेकिन अगर आपसे पूछूं कि हमारे शरीर के अंदर पोषक तत्वों का अवशोषण, हमारे शरीर में पोषक तत्वों का अवशोषण किस अंग में होता है, बताइए। हाँ जी, हमारे शरीर में पोषक तत्वों का अवशोषण कहां पर होता है, तो वो होता है छोटी आंत में। छोटी आंत में कहां पर होता है, ये बताओ, छोटी आंत में किधर होता है। ये देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पढ़िए सवाल को, उत्तर दीजिए इसके बाद। छोटी आंत में किधर, छोटी आंत में 3 हिस्सा है ना जी, कौन कौन सा हिस्सा है, डुडेनम, जोजेनम, इलियम, है ना, ग्रहणी, मध्यांत्र और क्षुद्रांत्र। छोटी आंत में कहां पर होता है, इलियम में, और इलियम में भी कौन करता है, वहां पर होता है विली, विली या रसांकुर, वही करता है। अब इस सवाल को ध्यान से पढ़िएगा, इसके बाद आप लोग इसका उत्तर दीजिएगा। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। कल आपको हार्ट के बारे में बताया था, और वहीं पर मैंने इसके बारे में बताया था आपको, याद करिए, जब हार्ट हम लोग पढ़ रहे थे वहीं पर आपको बताया था इसके बारे में। क्या है, कोरोनरी आर्टरी सप्लाइज ब्लड टू द हार्ट मसल। आपसे पूछ रहा है कौन सा सही है, तो कोरोनरी आर्टरी जो होता है वो ब्लड को हार्ट तक सप्लाई करता है, बराबर है। कह रहा है पल्मोनरी वीन सप्लाई ब्लड टू द लंग्स। अरे भाई साहब, पल्मोनरी वीन तो लंग्स से ब्लड को कहां ला रहा था, हार्ट में ला रहा था, तो दूसरा तो गलत हो गया साहब, है ना। तीसरा कह रहा है हेपेटिक आर्टरी सप्लाइज ब्लड टू किडनी। अरे हेपेटिक है, कहीं पर भी हेपेटिक आएगा क्या हो जाएगा आपका, लीवर। ये सप्लाई करता है ब्लड को कहां पर, लीवर में, ना कि किडनी में। रीनल वीन सप्लाइज ब्लड टू किडनीज। अरे वीन है तो ये सप्लाई नहीं करेगा ब्लड को किडनी तक, ये बल्कि किडनी से ब्लड को ले जाएगा कहां तक, हार्ट तक, तो ये भी नहीं है। सही उत्तर क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए, ओनली वन इज द राइट आंसर। आया समझ में, हाँ या नहीं बोलो, क्लियर, कोई डाउट किसी को। आगे चलें, अरे हाँ या नहीं बोलो। अच्छा, एक क्वेश्चन हम करने दे रहे हैं, तुम लोग करो, देखते हैं कौन कौन करता है ना। क्वेश्चन था एगो करने के लिए, एक न्यूमेरिकल था, बढ़िया एकदम न्यूमेरिकल। ऑप्शन 2 सही नहीं है ना शिवानी जी, कैसे सही है ऑप्शन 2, देखिए कह रहा है पल्मोनरी वीन सप्लाई ब्लड टू लंग्स। अरे पल्मोनरी वीन लंग्स से ब्लड को लेता है, ये क्या है, एक्सेप्शन है पल्मोनरी वीन। ये क्या करता है, लंग्स से ब्लड को लेता है और किधर पहुंचाता है, ये हमारे हार्ट तक, हार्ट तक पहुंचाता है, इधर। यह है पल्मोनरी वीन का काम, ठीक है, आया समझ में। यह एक्सपेक्टेड है, ऑलरेडी प्रीवियस ईयर सब करा रखा है मैंने तो। चलिए अब हम लोग बात करते हैं एक न्यूमेरिकल की, है ना। B7 का देखिए, इससे अच्छा है ना लवली जी, ये सोर्स वगैरह से बढ़िया है। आप क्या करिए, एक डर्मेटोलॉजिस्ट से जाकर के मिल लीजिए, वो प्रॉपर क्या करेंगे आपको बता देंगे कैसे हेयर फॉल को रोकना है ना। सोर्स ऐसे मैं बता दूं आपको, तो आपके ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, है ना, मिल्क है, जितने भी अनाज हैं, ये सब क्या होता है, उसमें विटामिन B7 होता है ना। फिश है, एग है,
है ना, ये सब होता है उसमें। ठीक है, अब क्वेश्चन एक आपको दे रहे हैं, अगर किसी वेव का वेवलेंथ 5 मीटर तथा फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज है, तो उसे 800 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? 800 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? बनाइए इस क्वेश्चन। मुकेश जी का भी कहना सही है, बहुत बढ़िया। मानव शरीर में सबसे छोटी हृदय, मानव शरीर में सबसे छोटी हृदय कहाँ पाई जाते हैं? मतलब ये एक ही हृदय होता है ना जी। हाँ, ये सब देखिए, ये सब के लिए ना डॉक्टर से मिलिए, है ना। इस तरह का मतलब किस चीज में मिलता है, डॉक्टर से मिलिए, वो बता देगा आपको। जो ट्राइकोलॉजिस्ट होते हैं उनसे जाकर के मिलिए। अब देखिए इस सवाल को करते हैं हम लोग। देखो कोई भी वेव है, उसका अगर आपको वेलोसिटी निकालना है, अगर उसको वेलोसिटी निकालना है तो उसका क्या फॉर्मूला था वेलोसिटी निकालने का? लैम्डा इंटू एफ, ये होता है। वेलोसिटी इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एफ। ठीक है, आपको वेलोसिटी पहले निकाल लो। लैम्डा दिया है, कितना है वेवलेंथ? 5 मीटर। फ्रीक्वेंसी कितना है? 20 हर्ट्ज। तो वेलोसिटी कितना हो गया इसका? 100 मीटर पर सेकेंड। अब कह रहा है 800 मीटर चलने में कितना समय लगेगा? समय निकाल लो, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। दूरी कितना है जी? 800। चाल कितना है इसका? 100। कितना सेकंड लगेगा? 8 सेकंड। इस तरह का न्यूमेरिकल बनता है आपके पेपर में। समझ में आ गया सबको? सबको समझ में आया? हाँ या नहीं बोलो। क्लियर है? चलिए अगले सवाल पर चलते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? कह रहा है फेफड़ों में कूपिकाओं एल्वियोली के होने का क्या कारण है? कल ही बताए थे आपको ये। फेफड़ों को यांत्रिक सहारा प्रदान करना, फेफड़ों के लिए पंपिंग क्रिया प्रदान करना, पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि करना, फेफड़ों के आयतन में वृद्धि करना। कल बताए थे हम लोग, पढ़े थे, जब सांस लेते हैं, सांस लेते हैं तो क्या होता है? रिब केस बाहर आता है, डायफ्राम नीचे जाता है, थोरैकिक चैम्बर का वॉल्यूम बढ़ता है और एल्वियोली का सरफेस एरिया बढ़ जाता है, जिसके कारण वो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को डिसॉल्व करता है। किसमें? हमारे ब्लड के अंदर। ठीक है, हमारे ब्लड के अंदर। यानी कि सही उत्तर इसका क्या होगा? ये क्या करता है? ये अपने ये जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल को, सरफेस एरिया को क्या कर देता है? इंक्रीज कर देता है ना। और एल्वियोली का काम क्या होता है? गैसीय विनिमय को करना, यानी हमारे ब्लड में ऑक्सीजन को मिलाना और ब्लड से ऑक्सीजन को क्या करना? फिल्टर कर लेना। ये बहुत कम चांसेस ही होते हैं आरती जी, वो बना ही रहता है ना। प्रॉपर उसका कोई मतलब कहता है ना, एक प्रॉपर ट्रीटमेंट उसका नहीं है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। कह रहा है यदि किसी वस्तु को 2.5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के ध्रुव से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है तो उत्पन्न आवर्धन कितना होगा? पढ़िए और उत्तर दीजिए। कॉन्केव मिरर की बात हो रही है, अवतल दर्पण की बात हो रही है। इसका यूज किधर किधर होता है? टॉर्च, सर्च लाइट में, कार की हेडलाइट में, इसके बाद आपका सोलर कुकर में, सेविंग मिरर में, डेंटिस्ट मिरर में, ईएनटी डॉक्टर के मिरर में, है ना। लगभग 7 क्वेश्चन के आसपास बनेगा अंबुज जी, 7 से 8। अगर आपका एएलपी है तो एएलपी में 20 क्वेश्चन होंगे, जिसमें 7 से 8 क्वेश्चन फिजिक्स का होगा। यहां पर जब हम लोग बात करते हैं तो याद रखिएगा, यहां पर क्या है? फोकस दूरी कितना है? 2.5। उसका अवतल दर्पण के ध्रुव से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, यानी फोकस यहां पर है और रख कहां पर है? 5 सेंटीमीटर। यानी कि वस्तु को रख कहां पर है? वक्रता केंद्र पर। वक्रता केंद्र पर जब वस्तु रहता है, इमेज भी कहां पर बनता है? वक्रता केंद्र पर बनता है। कैसा? उल्टा, वास्तविक और वस्तु के बराबर।
है ना। यानी कि यहां पर मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, अगर हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल है तो मैग्निफिकेशन 1 होगा, लेकिन यहां पर उल्टा इमेज बन रहा है तो क्या होगा, -1। सी हो जाएगा इसका उत्तर। बराबर है ना जी, हाँ या नहीं बोलो, अरे हाँ या नहीं बोलो, बराबर है। चलो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21। कह रहा है निम्न में से कौन सा गुणधर्म आवर्त सारणी में समूह में नीचे जाने पर समान ही बना रहता है। पीरियोडिसिटी या पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। जब भी हम किसी पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप में नीचे जाते हैं, पीरियड में लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, उसमें 40 सवाल बनता है। महेश जी आपको कई बार बता चुके हैं, शायद आप सुनते नहीं हैं, है ना। 40 सवाल आपको कितनी बार बताएं कि 40 सवाल पूछता है उसमें, लगभग जिसमें 40% क्वेश्चन आपका फिजिक्स से रहेगा, 35% के आसपास केमिस्ट्री से रहेगा और 25% के आसपास बायो से रहेगा। कई बार आपको बताए हैं, आप सुनते ही नहीं, है ना। चलिए हम लोग जब बात करते हैं, यहां पर देखिए कह रहा है सेम बना रहता है। जब भी आप ग्रुप में ऊपर से नीचे मूव करेंगे तो उसका वैलेंसी सेम रहता है। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या रहता है, सेम रहता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी दोनों क्या रहता है, सेम रहेगा। इसके बाद की बात करते हैं, उसका एटॉमिक रेडियस क्या होगा, बढ़ेगा। परमाणु त्रिज्या क्या होता है, बढ़ता है। अच्छा तुम लोग ये बता सकते हो हाइड्रोजन का एटॉमिक रेडियस कितना होता है, एनीवन? व्हाट इज एटॉमिक रेडियस ऑफ हाइड्रोजन? हाइड्रोजन का एटॉमिक रेडियस कितना होता है, आप लोग बताइए। एटॉमिक रेडियस क्या होता है, बढ़ता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, घटता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होता है, बढ़ता है। नंबर ऑफ ऑर्बिट्स यानी कि जो कक्ष की संख्या क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सेम कह रहा है, पूछ रहा है तो सेम क्या हो जाएगा, सही हो सकता। ठीक है, क्लियर है। हाइड्रोजन का एटॉमिक रेडियस कितना होता है, आप लोग ये बताओ। 20 नंबर देखो क्या है, लवली समझो। ये है कॉन्केव मिरर, यह है इसका फोकस दूरी कितना है, 2.5। कह रहा है कि वस्तु को रखते हैं 5 पर, यानी 5 पर, यानी क्या वक्रता केंद्र पर वस्तु को रख रहे हैं। जब भी वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखते हैं ना कॉन्केव मिरर में, तो उसका जो इमेज बनता है वो वक्रता केंद्र पर ही बनता है। कैसा बनता है, रियल बनता है, इन्वर्टेड बनता है और वस्तु के बराबर आकार का बनता है। यहां पर आपका मैग्निफिकेशन जो होता है वो क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यहां पर हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, इक्वल है। ठीक है, लेकिन यहां पर वस्तु जो है वह वस्तु का जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कैसा, नीचे की तरफ बन रहा है। तो इसका जो ऊंचाई लेंगे हम नेगेटिव में लेंगे, तो इसलिए यहां पर जो इसका मैग्निफिकेशन हो जाएगा -1 हो जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई। अरे सिकल सेल क्या होता है ना, वो एक प्रकार का सिकल सेल अनीमिया होता है, जिसमें कि जो हमारा आरबीसी है ना, आरबीसी का सिर्फ कैसे ऐसे कचिया देखे, हसिया जिसे या कचिया बोलते हैं, इस तरह का हमारा आरबीसी का शेप हो जाता है ऐसा, उसी को सिकल सेल अनीमिया बोलते हैं। ठीक है, और याद रखिएगा हाइड्रोजन का जो आपका जो मतलब एटॉमिक रेडियस होता है दैट इज 37 पिकोमीटर। 37 पिकोमीटर, पिकोमीटर का मतलब क्या, 10⁻⁻12 मीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स डज नॉट फॉर्म अमलगम। इसमें से कौन सा मेटल अमलगम नहीं बनाता है। कौन सा मेटल अमलगम नहीं बनाता है। अच्छा भागलपुर से हैं तरुण जी, बहुत बढ़िया। कहां से हैं तरुण जी, भागलपुर में आप। याद रखिए, देखिए पारा जो है ना, पारा किसी धातु के साथ मिलता है तो अमलगम बनाता है, लेकिन आयरन के साथ अमलगम नहीं बनाता। इसलिए पारा को कहां पर, आयरन के बर्तन में हम स्टोर करते हैं। ठीक है, और पारा को ही क्विक सिल्वर बोलते हैं, पारा को ही हम लोग लिक्विड मेटल बोलते हैं। इसका अयस्क है एक सिनेबार, एक है कैलोमेल। सिनेबार का फॉर्मूला है HgS, कैलोमेल का फॉर्मूला है Hg2Cl2, है ना। क्लियर, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आयरन। ठीक है, मैग्नीशियम किसमें मिलेगा, पत्तियों के क्लोरोफिल में। जिंक कहां में मिलेगा, इंसुलिन हार्मोन में। और कॉपर की जब बात करते हैं तो याद रखिएगा कॉपर का अगर अधिकता हो जाता है, कॉपर का अधिकता होता है तो इससे विल्सन नामक बीमारी होती है। कॉपर की अगर कमी हो जाती है तो इससे कौन सा बीमारी होता है, याद रखिएगा अनीमिया होता है। ठीक है,
कॉपर के कई सारे और है, कौन कौन सा है तो याद रखिएगा, क्यूप्राइट, कॉपर पायराइट, कॉपर पायराइट, इसके बाद फिर मैलाकाइट, इसके बाद चैल्कोपायराइट। ये सब किसका है? ये सब कॉपर का और है। चैल्कोपायराइट ये सब कॉपर का अयस्क है। ये बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आर्यन जी। विल्सन बीमारी होती है कॉपर की अधिकता से, ये होती है। इसमें आपको एंजाइटी वगैरह ज्यादा होता है, स्ट्रेस वगैरह हो जाता है ना, इरिटेशन वगैरह होता है इसमें, है ना, ये सारी चीजें होती है। चलिए नेक्स्ट है, इसके बाद अगले सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है ब्रास गेट्स फेड कलर इन एयर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। ब्रास जो होता है उसका फेड कलर किसके कारण हो जाता है? सरन, आदमी के किस अंग में लोहा पाया जाता है? ब्लड में जो हेमोग्लोबिन होता है ना, उसमें लोहा मिलता है। ठीक है, हाँ। नाइट्रेट से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। कैडमियम की अधिकता से इटाई होता है। मरकरी की अधिकता से याद रखिएगा एक बीमारी होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीना माटा, है ना। कैडमियम की अधिकता से इटाई, आर्सेनिक की अधिकता से ब्लैक फुट, है ना। ये सब आपको याद रखना। इसके बाद की बात करता है, यहां पर याद रखिएगा जो पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है कि ब्रास गेट डिस्कलर। सबसे पहले तो ब्रास है क्या? ब्रास याद रखिएगा जब कॉपर और जिंक को मिला देंगे क्या बन जाता है? ये बना देता है ब्रास यानी पीतल। और पीतल जो डिस्कलर हो जाता है किसके साथ अभिक्रिया करके? हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन डी। कॉपर पर जो ग्रीन कलर बन जाता है कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड के कारण। सिल्वर पर जो आपका ब्लैक कलर हो जाता है किसके कारण? सिल्वर सल्फाइड के कारण, है ना। और याद रखिएगा कॉपर के ऊपर जो ब्लैक कलर होता है, कॉपर के ऊपर ब्लैक कलर होता है, वो कॉपर ऑक्साइड के कारण होता है। ठीक है, क्योंकि वहां पर आप क्या करते हैं ना, स्ट्रेस में आ जाते हैं। जैसे घर पे स्ट्रेस फ्री होकर के पेपर देते हैं वैसे ही दीजिए वहां पर भी, देखिए सही रहेगा। हाँ, क्योंकि ये जो वहां पर वो पॉल्यूटेंट, आर्सेनिक पॉल्यूटेंट ज्यादा है। यहां पर नाइट्रोजन के बारे में याद रखिएगा, नाइट्रोजन के बारे में कि नाइट्रोजन जो है ना, ये एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा है। खोजा किसने? डैनियल रदरफोर्ड ने। एनिमल टिश्यू, एनिमल सीमन, इसको किसमें रखते हैं? यानी कि पशुओं का उत्तक, पशुओं के वीर्य को किसमें स्टोर करता है? लिक्विड नाइट्रोजन में। चिप्स के पैकेट में क्या रहता है? नाइट्रोजन रहता है। एयरक्राफ्ट या वायुयान के टायरों में क्या मतलब नाइट्रोजन फिल करते हैं। जो व्हीकल्स के टायर होते हैं उसको ठंडा रखने के लिए उसमें नाइट्रोजन फिल करते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन की अगर बात करते हैं तो याद रखना जो आपका नाइट्रोजन का एक कंपाउंड है नाइट्रस ऑक्साइड N2O, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? लाफिंग गैस। इसका एक कंपाउंड है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, इसके बाद की बात करते हैं तो याद रखिएगा अगले सवाल पर चलते। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में आपको पता है ये ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस के लिए सबसे, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए सबसे उत्तरदायी गैस है ये। लेकिन ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी कौन है? वाटर वेपर। कार्बन डाइऑक्साइड का यूज कहां पर? फायर एक्सटिंग्विशर में होता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? चूने के पानी को दूधिया कर देता है, मिल्किस कर देता है। ठीक है, क्लियर? चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है, ध्यान से सवाल को पढ़िए और इसके बाद आप लोग इसका उत्तर दीजिए। हाँ, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन को मिलाते हैं वाटर गैस बनता है, जैसे सिन गैस भी कहते हैं। ठीक है, दम घोटू गैस कहते हैं, याद रखिएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, टीयर गैस कहते हैं क्लोरोपिक्रीन को। हाँ, सिल्वर सल्फाइड के कारण होता है। सिल्वर क्या करता है ना, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड बना देता है। ठीक है सचिन? यहां पर जब हम लोग बात करते हैं इस सवाल का, देखिए हमारा जो यूरिन है, यूरिन मूत्र, इसका पीएच मान कितना होता है? 6। ठीक है, यूरिन में क्या होता है? 95% जल, 95% क्या होता है, सॉरी 2.5% क्या होता है? यूरिया, और 2.5% क्या होता है? अन्य पदार्थ होते हैं। यूरिया का फॉर्मूला क्या है? यूरिया का फॉर्मूला है NH2CO NH2। यूरिया का आविष्कार किसने किया? तो याद रखिएगा यूरिया का आविष्कार किया था फ्रेडरिक वॉलर। कब? 1828 में। किससे? अमोनियम साइनेट से। अमोनियम साइनेट से। ठीक है, और यूरिया लैब में तैयार सबसे पहला कार्बनिक यौगिक है। कौन? यूरिया लैब में तैयार सबसे पहला कार्बनिक यौगिक है।
लेकिन हमारे नेचर में सबसे ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है, तो वो याद रखिएगा सेलुलोज है। हमारे नेचर में सबसे ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कार्बनिक यौगिक है तो वो है सेलुलोज। आपको पता है जो आपका कार्बन है ना, इसका सबसे ज्यादा समस्थानिक मिलता है हमारे नेचर में, कितना, लगभग 5 लाख। लाइम वाटर, अभिषेक पांडे जी, CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसी को लाइम वाटर या स्लैग्ड लाइम या बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। इसके बाद की बात करते हैं तो याद रखिएगा जो हमारा यूरिन है, यूरिन का येलो कलर किसके कारण होता है, यूरोक्रोम के कारण। पूरे 24 घंटे में कितने लीटर यूरिन का निर्माण होता है, 1.5 लीटर यूरिन का। जब किडनी पूरे 24 घंटे में कितने लीटर ब्लड को फिल्टर करता है, 180 लीटर ब्लड को फिल्टर करता है। तो आप कहेंगे सर हमारे शरीर में तो 5 से 6 लीटर ब्लड, 180 लीटर कैसे? याद रखिएगा उसी 5 से 6 लीटर ब्लड को मल्टीपल टाइम क्या करता है, फिल्टर करता है। तो यूरिन का येलो कलर किसके कारण, यूरोक्रोम के कारण। यूरिन में स्मेल किसके कारण, अमोनिया के कारण, है ना, क्रिएटिनिन के कारण। और यूरिन की बात करते हैं कहेंगे सर ये यूरोक्रोम बनता कैसे है, यूरोक्रोम कैसे बनता है? तो याद रखिएगा जब हमारे शरीर में हेमोग्लोबिन नष्ट होता है ना, तो आपका क्या बनता है, यूरोक्रोम बनता है। इसके बाद की बात करते हैं, याद रखिएगा हमारे ब्लड में यूरिया का जो सामान्य मात्रा है वो है 20 से 40 mg/100 ml, यानी कि 20 से 40 मिलीग्राम 100 ml में है तो वो ठीक है। लेकिन अगर उससे अगर यूरिया का मात्रा बढ़ता है ना, उसको बोलते हैं, उस बीमारी को बोलते हैं यूरीमिया। क्या बोलते हैं, यूरीमिया, ठीक है। और अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि अगर हमारे ब्लड के, हमारे यूरिन के साथ अगर ब्लड आना शुरू हो जाए, सर उसको क्या बोलेंगे? यूरिन के साथ जब ब्लड आना शुरू हो जाता है ना, उसको बोलते हैं हेमेटूरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेमेटूरिया, है ना। इस चीज को आप याद रखेंगे। हाँ बिल्कुल, पशुओं में भी यूरिया बनता है, यूरिया के फॉर्म में ही वो क्या करते हैं, पशु जो है उनमें भी यूरिया बनता है, जो एनिमल्स जितने भी मैमल्स होंगे। तो सही उत्तर इसका क्या है, ऑप्शन 3। कह रहा जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो इसमें भी बहुत बच्चा सब गलती करता है, बहुत बच्चा सब गलती करता है इसमें। यार तुम लोग ये सब क्वेश्चन गलत करने वाला क्वेश्चन है, बताओ एग्जाम में ये सब क्वेश्चन में अगर गलती करोगे तो कैसे काम चलेगा तुम लोगों का, है? मैक्सिमम बच्चा यहाँ पर गलत उत्तर दे रहा है, कुछ बच्चों ने सही उत्तर दिया है, बस बहुत मतलब कम बच्चों ने। अभी मैं जो बता रहा हूं इसको दिमाग में फिट रखिए, आगे इस सवाल को गलत नहीं करिएगा कभी। वाटर में 2 तरह का हार्डनेस होता है, कभी गलती नहीं करेंगे बाप, सुनिए। वाटर में कितने तरह का हार्डनेस, 2 तरह का हार्डनेस। पहले होता क्या, कैसे पता चलेगा कोई वाटर हार्ड है या सॉफ्ट है? देखिए सॉफ्ट वाटर जो मृदु जल होता है ना, वो पानी के साथ बहुत झाग बनाएगा, जैसे सरफ साबुन घसेंगे पूरा एकदम झाग झाग कर देगा, वो है सॉफ्ट वाटर, मृदु जल। हार्ड वाटर जो होता है ना, वो साबुन और सर्फ के साथ झाग नहीं बनाता, बहुत कम झाग बनाएगा। लेकिन हार्डनेस 2 तरह का होता है, एक होता है अस्थायी, यानी जिसे हम कहते हैं टेम्पररी हार्डनेस। टेम्पररी हार्डनेस होता क्यों है, याद रखिएगा ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के कारण होता है। क्या, टेम्पररी हार्डनेस। और टेम्पररी हार्डनेस को दूर करने का 2 तरीका है, एक तो क्या करो, पानी को बॉईल कर दो, टेम्पररी हार्डनेस खत्म। दूसरा, उसमें लाइम वाटर मिला दो। टेम्पररी हार्डनेस को दूर करना है तो उसमें क्या मिला दो, चूने का पानी मिला दो, लाइम वाटर मिला दो, या CaOH2 मिला दो, तो भी टेम्पररी हार्डनेस खत्म हो जाए। एक होता है परमानेंट हार्डनेस। जो परमानेंट हार्डनेस होता है, होता किसके कारण है, याद रखिएगा कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के कारण होता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के कारण कौन सा, परमानेंट हार्डनेस, यानी कि अस्थायी कठोरता होती है। और अस्थायी कठोरता को कैसे रिमूव करते हैं, तो उसके लिए उसमें मिलाते हैं वॉशिंग पाउडर। और वॉशिंग पाउडर किसको कहते हैं, Na2CO3, Na2CO3 इंटू 10H2O। ठीक है, तो सही उत्तर इसका क्या होगा, डी इज द राइट आंसर। क्लियर है पॉइंट, बात समझ में आया? हाँ नहीं अब्बू जी, पीना है ना उसको, तो पीने के लिए आप उसे बॉईल कर लीजिए, बॉईल करने से भी खत्म हो जाता है ना। तो देखिए आप लोग कितने, मात्र कुछ बच्चों ने इसका सही उत्तर दिया था। ये क्या है, यह है सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा है। और बेकिंग सोडा में कौन सा एसिड मिलाएंगे,
कि वो बेकिंग पाउडर बनाएगा। ये क्या है? ब्लीचिंग पाउडर है, व्यंजक चूर्ण है। इसका यूज वाटर प्यूरिफायर के रूप में करते हैं, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, आसान सवाल है, पढ़िए और उत्तर दीजिए। टार्टरिक एसिड मिलाता है, वेरी गुड वेरी गुड, टार्टरिक एसिड मिलाते हैं। हार्ड वाटर कहाँ, नॉर्मली हमारे मतलब रीजन वाइज डिपेंड करता है, रीजन वाइज वो हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर वो उस वाटर के उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसमें कितना कैल्शियम का मात्रा है, कैल्शियम का सल्फ मतलब या मैग्नीशियम का क्लोराइड और सल्फेट है ना, उस पर डिपेंड करता है। वो रीजन कहीं पर हार्ड वाटर होता है, कहीं पर सॉफ्ट वाटर होता है। जनरली जहां पर पॉल्यूटेंट ज्यादा होगा, जहां पर ज्यादा पॉल्यूशन है, वहां पर हार्ड वाटर मिलेगा। ठीक है, इसका जो हम लोग बात करते हैं, देखो दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में संयोजित किए जाने पर उनका कुल प्रभावी प्रतिरोध कितना है? 120 ओम। ठीक, और ये दो प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में संयोजित किए जाने पर उसका प्रभावी प्रतिरोध कितना है? 30 ओम। ये सिंपल देखिए, ये तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, 60 + 60 120 और 60/2 कितना? 30। तो ऐसे आप ऑप्शन से तो सीधा आप उत्तर पर पहुंच सकते हैं कि क्या हो जाएगा? 60 ओम, 60 ओम हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, बराबर है, क्लियर। इसमें सीधा कोई दिमाग और लगाना ही नहीं है। नहीं, डिटर्जेंट को वॉशिंग सोडा कैसे बोलेंगे? उसमें डिटर्जेंट में वॉशिंग सोडा मिलाया जाता है ना। ठीक है, आगे चलें। एक वयस्क मनुष्य के मुख में केवल कृंतक, कितने कृंतक दांत होते? कितना कृंतक दांत होते हैं एडल्ट के मुंह में? इसके लिए आपको डेंटल फार्मूला याद रखना है। बच्चा का जो मिल्क टीथ जो होता है उसका डेंटल फार्मूला क्या है? ICPM 2102। यानी मिल्क टीथ में कृंतक दांत कितना? 8। रदनक दांत कितना? 4। अग्र चवर्णक कितना? 0। चवर्णक कितना? 8। ये मिल्क टीथ का है। टोटल मिल्क टीथ में कितना दांत होता है? 20। ठीक है, और परमानेंट टीथ का जो फॉर्मूला होता है ICPM, ये कितना होता है? 2123। यानी कि परमानेंट टीथ में कृंतक दांत कितना? 8। रदनक कितना? 4। प्रीमोलर कितना? 8। मोलर कितना? 12। तो टोटल हो गया कितना? 32 दांत होता है। कई तरह का सवाल और भी पूछता है यहां से। यहां पर आपसे कौन सा दांत पूछ रहा है कि एक वयस्क मनुष्य के मुख में केवल कृंतक कितने दांत हैं? कृंतक दांत कितना है? टोटल 8 है। तो इसका सही उत्तर 8 हो गया। लेकिन और क्या क्या सवाल बनेगा? पूछता है मनुष्य के पूरे जीवन काल में कितने दांत 2 बार आते हैं? 20 दांत जो है 2 बार आता है। पूछता है मनुष्य के पूरे जीवन काल में कितने दांत सिर्फ 1 बार आते हैं? तो 12 दांत सिर्फ और सिर्फ 1 बार आता है। कई बार पूछता है मनुष्य के पूरे जीवन काल में कुल कितने दांत आते हैं? तो कुल 52 दांत आते हैं मनुष्य के पूरे जीवन काल में। अगर आपसे पूछे कि मिल्क टीथ में कौन सा टीथ नहीं होता है, तो मिल्क टीथ में कौन सा टीथ नहीं है? अग्र चवर्णक नहीं है। अगर आपसे पूछे कि मिल्क टीथ में किन 2 दांतों की संख्या सबसे ज्यादा है, किन 2 दांतों की संख्या बराबर है मिल्क टीथ में, तो मिल्क टीथ में किन 2 दांतों की संख्या बराबर है? इंसाइजर और मोलर टीथ, यानी कि कृंतक और चवर्णक दांत की संख्या बराबर है। अगर आपसे पूछा जाए कि अस्थाई दांत में, यानी जो आपका परमानेंट टीथ होता है, अडल्ट टीथ होता है, वयस्क का जो दांत होता है, उसमें कौन सा दांत सबसे ज्यादा होता है, कौन सा दांत सबसे ज्यादा है? तो याद रखिएगा चवर्णक दांत सबसे ज्यादा है। अगर आपसे पूछे अडल्ट के टीथ में कौन सा दांत सबसे कम मात्रा में होता है, तो कनाइन होता है सबसे कम मात्रा में, रदनक, है ना। कौन सा 2 दांत अडल्ट के टीथ में बराबर होता है, तो कौन कौन सा होता है? याद रखना कृंतक और कौन सा? अग्र चवर्णक। ये सारे तरह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। पूछा जाता है दांत के ऊपर जो उजला लेयर होता है वो किसका बना होता है? एनामल का। हमारे शरीर के अंदर सबसे मजबूत पदार्थ कौन सा है? एनामल है। दांत मुख्यतः किस पदार्थ से मिलकर बनता है? तो याद रखिएगा ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट नामक पदार्थ से मिलकर बनता है। ठीक है, आपसे पूछता है कि दांतों को हमारे शरीर में कौन सा जो है तत्व दांतों को प्रोटेक्ट करता है? तो याद रखिएगा फ्लोरीन प्रोटेक्ट करता है। कई बार पूछता है फ्लोरीन की अधिकता से कौन सी बीमारी हो जाती है हमारे शरीर में? फ्लोरोसिस हो जाती है। कई बार पूछता है फ्लोरीन की कमी से हमारे शरीर में कौन सी बीमारी होती है? तो दंत क्षय नामक बीमारी होती है, डेंटल कैरीज होता है। कई बार पूछता है आपसे कि फ्लोरीन का सोर्स क्या है हमारे शरीर के अंदर?
मतलब क्या पीने से हमें फ्लोरीन मिलेगा, क्या खाने से हमें फ्लोरीन मिलेगा, तो ड्रिंकिंग वाटर, पेयजल, है ना, ये सब आपसे पूछा जाता है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3। और दांत के अध्ययन को क्या बोलते हैं आप लोग बताओ, व्हाट इज स्टडी ऑफ टीथ, टीथ की स्टडी को क्या बोलेंगे बताइए। वेरी गुड अवनीश, बहुत अच्छे। ओडोंटोलॉजी, ओडेंटो नहीं बल्कि ओडोंटो, ओडोंटो, ओडेंटो नहीं, ओडोंटो, ऐसे, ओडोंटोलॉजी, ठीक है। 1 वाट बराबर कितना, अरे पावर इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, पावर इज इक्वल टू क्या होता है, V इंटू आई होता है ना। पावर का मतलब क्या, V इंटू आई, V का क्या वोल्ट, I का क्या एम्पियर, है ना। वोल्ट एम्पियर किधर दिख रहा है बताओ। 1 वाट बराबर क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट 1 एम्पियर। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3। और 1 HP में कितना वॉट होता है, 1 हॉर्स पावर में कितना वॉट होता है, सब लोग बताइए। 1 HP में कितना वॉट होता है, फटाफट आप लोग बताओ। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत पूछता है, देखते हैं इसका कौन कौन उत्तर देता है। बहुत बढ़िया सवाल है ये भी। 746 वॉट होता है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। पढ़िए, इसका उत्तर दीजिए, याद रखिएगा इसका क्या हो जाएगा उत्तर, फटाफट दो सब लोग उत्तर इसका। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, डी होगा। वेरी गुड, वेरी गुड, देखते हैं, बहुत अच्छे, डी होगा ना, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत पढ़ते हैं आप लोग, है ना। चलिए कोई बात नहीं है, देखते हैं। अब ये मैं यहां पर एक टेबल बना रहा हूं, आप लोग टेबल याद रखें। ए इंटू ए, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप ए या ओ, माता पिता के ब्लड ग्रुप का कॉम्बिनेशन अगर ये है तो बच्चे का ये होगा। ए इंटू बी है तो चारों ब्लड ग्रुप होगा। ए इंटू ओ है, ए या ओ होगा। ए इंटू ए बी है तो यहां पर ओ नहीं, बाकी तीनों होगा। ये टेबल याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। इसी तरह बी इंटू बी, बी या ओ, बी इंटू ओ, बी या ओ, बी इंटू ए, बी इंटू ए बी लिखा, बात बराबर है। बी इंटू ए बी, तीनों ए बी, है ना। फिर इसके बाद ए बी इंटू ए बी, यहां पर ए बी, ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा ए बी इंटू ओ, यहां पर ये दोनों नहीं होगा, बाकी दोनों होगा। ए इंटू बी हो जाएगा, ए और बी हो जाएगा। यहां पर अगर ओ इंटू ओ है, दोनों का अगर ओ है तो ओनली ओ, बच्चे में सिर्फ और सिर्फ ओ ब्लड ग्रुप होगा और कोई नहीं। अब आप उत्तर दीजिए, ये टेबल याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अब बताइए, माता का ए है या जो भी है, कह रहा फादर का ए है, माता का ओ है, तो बच्चे का क्या होगा, या तो ए होगा या ओ होगा। देखो ए कहां पर है, ओ कहां पर है, सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब इस तरह का सवाल कोई भी कॉम्बिनेशन देते कर लेंगे आप लोग, बस ये टेबल याद रखना है। कोई भी टेबल, ये टेबल याद रखिएगा, कोई सवाल दे ऐसा हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, एंड यह है आज का अंतिम सवाल, ठीक है। WBC का सोर्स देखिए, अनाज है, दूध है, कई सारी चीजों से बनता है, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, है ना, सभी इन सब से मिलकर होता है, बनता है। WBC इम्यूनिटी को बढ़ाता है, विटामिन सी है, ये भी बढ़ाता है इम्यूनिटी को, है ना। विटामिन ए है, ये भी बढ़ाता है, कई सारी चीजों से मिलकर बना होता है वो। जब यहां पर देखिए, ब्लड सेल कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 75% ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ द ब्लड, करेक्ट, कौन सा करेक्ट है, ये तो गलत है। 45% होता है ना जी, क्या ब्लड सेल 45%, 55% क्या होता है प्लाज्मा,
55% क्या होता है? प्लाज्मा। ये तो आपका गलत हो गया। कह रहा है व्हाइट ब्लड सेल आर मेनली मेड बाय लिम्फ नोड्स ओनली। क्या लिम्फोसाइट ही होता है कि डब्ल्यूबीसी जो होता है उसमें कई सारी चीजें, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, है ना, फ्रॉम उसके बाद क्या कहते हैं आपका न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, एसिनोफिल, ये सब होता है। तो ये आपका क्या है? ये भी गलत है। कह रहा है कंपेयर टू आर्टरीज वीन्स आर लेस न्यूमरस एंड होल्ड लेस ऑफ द बॉडीज ब्लड एट एनी गिवन टाइम। आर्टरीज में कम ब्लड होता है, वीन्स तो ज्यादा चौड़ा होता है, आर्टरीज पतला होता है। ये भी आपका गलत। कह रहा द ब्लड हैज मोर प्लेटलेट्स देन डब्ल्यूबीसी। ये बिल्कुल करेक्ट है। डब्ल्यूबीसी कितना होता है जी? लगभग 4 से 5,000। प्लेटलेट्स कितना होता है? लगभग 1.5 लाख से 3.5 लाख के बीच में। तो प्लेटलेट्स की संख्या ज्यादा है किससे? डब्ल्यूबीसी से। यानी चौथा वाला क्या है आपका? करेक्ट है। इसलिए सही उत्तर क्या है इसका? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।